सो स्टूडेंट, अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? अ कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस विच वेरीज फ्रॉम -50 मेगा पास्कल टू 150 मेगा पास्कल। तो ध्यान देना, क्रिटिकल पॉइंट पे स्ट्रेस फ्लक्चुएट कर रहा है -50 मेगा पास्कल टू 150 मेगा पास्कल। सपोज ये कोई क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस है एंड इट इज फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम -50 मेगा पास्कल टू 150 मेगा पास्कल। ओके, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और क्या दिया है क्वेश्चन में? अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज 500 मेगा पास्कल। अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी एसयूटी गिवन है क्या? हाँ सर, अल्टीमेट स्ट्रेंथ एसयूटी कितना दिया हुआ है सर? 500 मेगा पास्कल। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज 400 मेगा पास्कल, यानी एसवाईटी दिया है कितना? 400 मेगा पास्कल। ओके, एंड करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट इज 0.5 टाइम्स ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट डायरेक्ट दे दिया है कितना? 0.5 टाइम्स ऑफ एसयूटी। एसयूटी कितना है? 500। तो इट विल बी 0.5 इंटू 500, दैट इज 250 मेगा पास्कल। तो मेरे को करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट भी पता है। ठीक है, विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर करेक्ट? और क्या है एमएसक्यू, तो एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन में पूछ रहा है एफओएस एज पर गुडमैन, ऑप्शन बी में एफओएस पूछ रहा है एज पर सोडरबर्ग क्राइटेरिया, ऑप्शन सी और डी में पूछ रहा है एफओएस एज पर गर्बर क्राइटेरिया। तो मैं सिंपल बोलूँ क्या, इस क्वेश्चन में मेरे को एफओएस निकालना है 3 क्राइटेरिया से। फर्स्ट सोडरबर्ग क्राइटेरिया से, फर्स्ट में सोडरबर्ग से पूछा है ना? नहीं, हाँ सॉरी, फर्स्ट में गुडमैन क्राइटेरिया से पूछा। एक मिनट, फर्स्ट पूछा है किससे? गुडमैन क्राइटेरिया से। सेकंड एफओएस पूछा है कौन से क्राइटेरिया से सर? सोडरबर्ग क्राइटेरिया से। और थर्ड मेरे को पूछा है एफओएस किससे? गर्बर क्राइटेरिया से। एक चीज पक्का है कि मेरे को स्ट्रेस कंडीशन दे दिया और फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा है। तो हम लोग को पता है कि इन तीनों में जो ज्यादा सेफर आएगा उससे एफओएस कम होगा, जो कम सेफर होगा उससे एफओएस ज्यादा होगा। और इन तीनों में हम लोग को पता है कि सबसे छोटा रीजन ऑफ सेफ्टी बचता है सोडरबर्ग का। तो सबसे ज्यादा सेफर, और सबसे ज्यादा सेफर है तो एफओएस उससे कम आएगा। उस क्लियर? तो सबसे कम आएगा एफओएस सोडरबर्ग से, उसके बाद सेफर है गुडमैन। तो नेक्स्ट आएगा एफओएस गुडमैन से एफओएस सोडरबर्ग से तो ज्यादा होगा, लेकिन गर्बर से कम होगा, क्योंकि गर्बर सबसे कम सेफर है, क्योंकि उसका रीजन ऑफ सेफ्टी सबसे बड़ा बनता है। मतलब जो भी आएगा सोडरबर्ग से सबसे कम, उसके बाद गुडमैन से, और सबसे ज्यादा गर्बर से आना चाहिए। बट वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, बट ये सीक्वेंस तुम लोग खुद से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे को क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस का फ्लक्चुएशन दिया, तो इसका यूज करके एम्पलीट्यूड स्ट्रेस और मीन स्ट्रेस निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट में जो स्ट्रेस फ्लक्चुएट कर रहा है उसकी मैथमेटिकल मैक्सिमम वैल्यू प्लस 150 मेगा पास्कल है। यस सर, उसकी मैथमेटिकल मिनिमम वैल्यू -50 मेगा पास्कल है। तो इसका यूज करके क्या निकाल लेते हैं? क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस एंड मीन स्ट्रेस। ठीक है, तो अगर मैं पहले एम्पलीट्यूड स्ट्रेस निकालूं उसको सिग्मा ए से, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? मैथमेटिकल मैक्सिमम माइनस मैथमेटिकल मिनिमम डिवाइड बाई 2। अभी मैथमेटिकल मैक्सिमम कितना है? 150 माइनस मैथमेटिकल मिनिमम कितना है? -50 डिवाइड बाई 2। कितना आएगा ये? 200 डिवाइड बाई 2, दैट इज 100 मेगा पास्कल। तो पहले तो एम्पलीट्यूड स्ट्रेस कितना आया क्रिटिकल पॉइंट का? 100। सिमिलरली मीन स्ट्रेस, हाँ सर, मीन स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा सर क्रिटिकल पॉइंट का? मैथमेटिकली मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2, यही होता है क्या? तो मैथमेटिकल मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2। अभी क्रिटिकल पॉइंट का जो मैथमेटिकल मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 150 प्लस मिनिमम वैल्यू है -50 डिवाइड बाई 2। कितना आएगा? 150 माइनस 50 100, 100 डिवाइड बाई 2 इज 50। तो सिग्मा मीन कितना आ रहा है? 50 मेगा पास्कल। जैसे क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस और मीन स्ट्रेस निकल गया, तो जो भी क्राइटेरिया उससे एफओएस निकाल सकते हो। तो फर्स्ट मेरे को फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा है गुडमैन से, तो गुडमैन से निकाल लेता हूँ ना। तीनों का रीजन ऑफ सेफ्टी डायग्राम एक ही जगह ड्रॉ कर दूंगा इधर। ठीक है, एफओएस इधर। तो फर्स्ट हम लोग को किससे निकालना है? गुडमैन से। ठीक है, ये हो गया। अब गुडमैन से, गुडमैन का पहले ग्राफ बना लो। बाकी गुडमैन लाइन का ग्राफ, एक गुडमैन में क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए बस उसका मेरे को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट भी पता हो तो ये लिख सकते हो। तो यहाँ केवल इंटरसेप्ट भी पता है ना, तो इक्वेशन लिख लोगे, पूरा डायग्राम बनाने का जरूरत भी नहीं है। फिर भी अभी हम लोग समझने के लिए डायग्राम बना लेते हैं। कोई भी क्राइटेरिया से फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस कंडीशन में डिजाइन करना है तो हम लोग पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में क्या लिखते हैं? एक्स एक्सिस में हमेशा मीन स्ट्रेस लेंगे और वाई एक्सिस में हमेशा एम्पलीट्यूड स्ट्रेस लेंगे। गुडमैन क्राइटेरिया क्या बोलता है कि अगर हम लोग एक्स एक्सिस यानी सिग्मा मीन वाले एक्सिस पे देखें तो यहाँ जो फेल्योर का क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा सर? अल्टीमेट स्ट्रेंथ, दैट इज एसयूटी। गुडमैन बोलता है एक्स एक्सिस यानी सिग्मा एम्पलीट्यूड वाले एक्सिस में फेल्योर का क्राइटेरिया होगा करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट, दैट इज एसई।
और अगर मैं इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं तो दैट लाइन इज नोन एज गुडमैन लाइन। इस लाइन को अगर मैं लाइन 1 बोलूं तो लाइन 1 इज नथिंग बट गुडमैन लाइन। और गुडमैन लाइन के हिसाब से अगर हम लोग डिजाइन करेंगे तो क्या आएगा डिजाइन का क्वेश्चन, गुडमैन के हिसाब से डिजाइन करने वाले एक्चुअल डिजाइन इस लाइन से बनने वाले रीजन के अंदर होना चाहिए। तो पहले गुडमैन लाइन का इक्वेशन लिखो, और कोई भी लाइन का इक्वेशन लिखने का पैटर्न क्या, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। यहाँ एक्स एक्सिस यानी सिग्मा मीन वाला एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट एस यू टी है क्या, हाँ, प्लस वाई एक्सिस यानी सिग्मा एम्पलीट्यूड वाला एक्सिस, और गुडमैन में वाई एक्सिस इंटरसेप्ट एस ई है और ये गुडमैन लाइन है, तो इसका इक्वेशन ये होगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। बस जब डिजाइन करोगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलोगे क्या, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अभी मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ, तो एस यू टी को रिप्लेस कर देंगे एस यू टी अपॉन एन से, एस सी को रिप्लेस कर देंगे एस सी अपॉन एन से, तो एन कॉमन आके इधर नीचे चला जाएगा। हाँ सर, ये गुडमैन लाइन से डिजाइन का इक्वेशन हो गया। अभी इसी से एफ एस पूछा और बस मेरे को इंटरसेप्ट पता होता तो ये इक्वेशन लिख लेते। हाँ सर, क्या आएगा एफ एस, तो क्रिटिकल पॉइंट का सिग्मा मीन, ध्यान से देखना, सिग्मा मीन 50 मेगापास्कल है ना, डिवाइड बाई एस यू टी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना है 500, प्लस क्रिटिकल पॉइंट का सिग्मा एम्पलीट्यूड कितना है 100, डिवाइड बाई एस ई करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट क्वेश्चन में गिवन है कितना 250 मेगापास्कल, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एन। तो यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा एज पर गुडमैन क्राइटेरिया। कितना आ रहा है सर, अभी कैलकुलेशन है 50 डिवाइड बाई 500 प्लस 100 डिवाइड बाई 250 देन इनवर्स इट इज कमिंग 2। तो मेरा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ रहा है गुडमैन के हिसाब से कितना आएगा सर 2। क्लियर पॉइंट चेक कर लेते हैं ये, तो गुडमैन के हिसाब से एफ एस आया 2, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है क्या, हाँ सर। अब ऑप्शन बी पूछ रहा है एफ एस सोडरबर्ग के हिसाब से, ठीक है। अच्छा ये 2.22 दिया है ना, तो ऑप्शन बी को अगर ये थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो तो ऐसे ही गलत कर सकते हो, क्यों, क्योंकि सोडरबर्ग से जो भी एफ एस आएगा गुडमैन से कम आएगा, क्योंकि सोडरबर्ग ज्यादा सेफर होता है तो उसे एफ एस कम आएगा, यानी वो पक्का जो भी आएगा 2 से कम आएगा। चेक भी कर लेते हैं अभी, बट ये अभी 2 से ज्यादा दिया इसलिए इसको खारिज कर दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये पता है। बट मान लो अगर ये 2 से कम दिया होता तो निकालना तो पड़ता ना, तो निकालना तो सीखना ही अपने को। और ये आप क्यों बोल पा रहे हो कि एफ एस सोडरबर्ग से पक्का कम आएगा, तो ग्राफ बना के भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो सेकंड अभी हम लोग को बात करा एफ एस कौन से क्राइटेरिया से सर, सोडरबर्ग क्राइटेरिया से, ठीक है। सोडरबर्ग ग्राफ में पूरा यही दिखा दे रहा हूँ। सोडरबर्ग क्या बोलता है, अगेन ग्राफ बनाएंगे, सोडरबर्ग में भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, बस उसका इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस सिग्मा मीन वाला एक्सिस, वाई एक्सिस सिग्मा एम्पलीट्यूड वाला एक्सिस। सोडरबर्ग बोलता है एक्स एक्सिस यानी सिग्मा मीन वाले एक्सिस में जो फेल्योर का क्राइटेरिया है वो है करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट, सॉरी सिग्मा मीन वाले एक्सिस में जो फेल्योर का क्राइटेरिया है वो है यील्ड स्ट्रेंथ दैट इज एस वाई टी। यहाँ एस वाई टी एस यू टी से कम होता है, ठीक है। हाँ, बट सोडरबर्ग बोलता है वाई एक्सिस यानी सिग्मा एम्पलीट्यूड वाले एक्सिस में फेल्योर का क्राइटेरिया अब भी एंडोरेंस लिमिट यानी एस ई है, और इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, ध्यान देना स्ट्रेट लाइन से। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सोडरबर्ग लाइन, और एक्चुअल डिजाइन अगर इस लाइन से बनने वाले रीजन के अंदर है तो उस डिजाइन को बोलेंगे वो डिजाइन मेरा सेफ होगा एज पर सोडरबर्ग क्राइटेरिया। और जैसे ही बनाए तो दिख रहा है क्या, सोडरबर्ग से बनने वाला जो रीजन बनेगा वो गुडमैन से छोटा है तो सोडरबर्ग ज्यादा सेफर है, और गिवन स्ट्रेस कंडीशन में अगर एफ एस निकाले तो जो ज्यादा सेफर है उससे एफ एस कम आता है, तो सोडरबर्ग से जो भी एफ एस आएगा गुडमैन से जो आएगा गुडमैन से 2 से कम आएगा, ठीक है। चेक भी कर लेते हैं, और ये चूंकि 2 से ज्यादा दिया इसलिए इसको खारिज कर दिया, बट चेक कर लेते हैं सर 2 से कम सच में आ रहा है कि नहीं कैलकुलेशन से भी। तो अगर इसका एफ एस निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, अगर इसका इक्वेशन लिखना है तो सोडरबर्ग से डिजाइन का इक्वेशन के लिए पहले सोडरबर्ग लाइन का इक्वेशन लिखो। इक्वेशन कैसे लिखोगे, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। यहाँ एक्स एक्सिस यानी सिग्मा मीन वाला एक्सिस है अपॉन एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट, सोडरबर्ग में एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट एस वाई टी है, प्लस वाई एक्सिस यानी सिग्मा एम्पलीट्यूड वाला एक्सिस, और सोडरबर्ग में वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना है एस ई। क्लियर। अब डिजाइन करें तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलेंगे, यानी एस वाई टी को रिप्लेस कर देंगे एस वाई टी अपॉन एन से, एस सी को रिप्लेस कर देंगे एस सी अपॉन एन से, तो एन कॉमन आके नीचे चला जाएगा तो 1 अपॉन ए ये आ जाएगा। क्या आएगा सर, सिग्मा 1 क्रिटिकल पॉइंट का सिग्मा मीन, सिग्मा मीन कितना है 50 मेगापास्कल अपॉन एस वाई टी यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल कितना है सर 400 मेगापास्कल, प्लस सिग्मा एम्पलीट्यूड क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस कितना है सर, क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस 100 मेगापास्कल, डिवाइड बाई करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट, करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट कितना है सर 250 मेगापास्कल, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एन। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज पर सोडरबर्ग क्राइटेरिया, और ये कितना आ रहा है 50 डिवाइड बाई 400 प्लस 100 डिवाइड बाई 250 देन इसका इनवर्स इट इज कमिंग 1.905। तो यू कैन चेक ये जो भी आया बट 2 से तो कम आया ना, वही तो मैं बोलना चाह रहा था, ठीक निकल गया, ठीक। और ऑप्शन बी में देख सकते हो सोडरबर्ग से जो एफ एस दिया है वो कितना दिया 2.22, मेरा 1.905 है, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो गया। सी और डी में गड़बड़ से पूछ रहा है, ये बात पक्का है कि गड़बड़ से जो भी आएगा सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि गड़बड़ सबसे कम सेफर होता है इन तीनों में,
तो सबसे ज़्यादा आएगा, सबसे ज़्यादा यानी 2.22 से भी ज़्यादा। तो ये ऑप्शन डी देखोगे तो ये 2.22 से कम दिया है, तो ऑप्शन डी को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन सी, सी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। बाकी और ये सबसे ज्यादा क्यों आएगा वो अभी ग्राफ से भी रिलेट हो जाएगा, बट सी तो चेक करना पड़ेगा, वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग को एफओएस निकालना है। कौन से क्राइटेरिया से? गर्बर क्राइटेरिया से। सबसे पहले तो गर्बर में जो ग्राफ बनेगा ना वो एक पैराबोला बनेगा। तो थर्ड हम लोग एफओएस बनने का रहे हैं किससे? गर्बर क्राइटेरिया से। गर्बर क्राइटेरिया में जो ग्राफ बनता है ना वो एक पैराबोला बनता है। वो पैराबोला कैसे बनाएंगे तो ध्यान देना। गर्बर में हम लोग क्या करेंगे, गर्बर बोलता है कि एक्स एक्सिस यानी सिग्मा मीन वाले एक्सिस में फेल्योर का क्राइटेरिया अगेन अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा, जैसे गुडमैन में था, यानी कि एसयूटी। गर्बर बोलता है वाई एक्सिस यानी सिग्मा एम्पलीट्यूड वाले एक्सिस में जो फेल्योर का क्राइटेरिया वो करेक्टेड एंडोनेस लिमिट होगा, एसई। बस गर्बर में इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिलाने की वजह किससे मिलाएंगे? पैराबोला से। तो गर्बर पैराबोला कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर? तो इस कर्व को हम लोग बोलते हैं 3, और ये 3 क्या है सर? गर्बर पैराबोला। अब इसका इक्वेशन लिखना बता रहा हूँ, तो बस गर्बर में ये ध्यान रखो पैराबोला और इंटरसेप्ट ध्यान रखोगे ना तो अपने आप ग्राफ बन जाएगा, इक्वेशन लिखा जाएगा। क्लियर? बट दिख रहा होगा कि गर्बर 3 का रीजन ऑफ सेफ्टी इन तीनों में सबसे बड़ा है, तो ये सबसे कम सेफर है, और जो कम सेफर है उसे गिवन स्ट्रेस कंडीशन के लिए एफओएस ज्यादा आता है। तो गर्बर से एफओएस सबसे ज्यादा आएगा, और सबसे ज्यादा मतलब इस गुडमैन से आया था 2, इससे आया था, तो जो भी आएगा 2 से ज्यादा आएगा। अच्छा यहाँ एक में गलती कर दिया ना, डी को अभी गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि गुडमैन से एफओएस 2 था ना, तो गर्बर से जो भी आएगा 2 से ज्यादा आएगा, तो ये 2 से ज्यादा है ना, मैं गलती से 2.2 सोच दिया था। गुडमैन से 2 था, सोडरबर्ग से 1.905 था, तो गर्बर से जो आएगा इन दोनों से भी ज्यादा है, यानी 2 से ज्यादा आएगा। और 2 से ज्यादा में 2.36 भी आ सकता है और 2.207 भी आ सकता है, क्योंकि दोनों 2 से ज्यादा है। अब दोनों में कौन सा सही है कि दोनों ही गलत है वो फिर कैलकुलेशन करके ही बता पाऊंगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से तो दोनों में कोई भी सही हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। तो गर्बर, अब गर्बर से कैसे निकालेंगे? पहले गर्बर पैराबोला का इक्वेशन लिखो। क्या बोला था इसका इक्वेशन लिखने का तरीका? एक बार पहले स्ट्रेट लाइन जैसा लिखो। कैसे लिखोगे? एक्स एक्सिस यानी सिग्मा मीन वाला एक्सिस अपॉन, यहाँ एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट एसयूटी है क्या, तो अपॉन एसयूटी, प्लस वाई एक्सिस यानी सिग्मा एम्पलीट्यूड वाला एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट एसई है क्या, दैट इज इक्वल टू 1। बट अभी ये इक्वेशन खत्म नहीं हुआ है, ये गर्बर पैराबोला का इक्वेशन लिखना है ना। अब पैराबोला में किसी भी एक टर्म में स्क्वायर आएगा, ये एक्स एक्सिस वाला टर्म है, ये वाई एक्सिस वाला टर्म। अब कौन से टर्म है ये तुम लोग को याद रखना है, क्योंकि इसका इक्वेशन तो डिराइव करेंगे नहीं। तो यहाँ जो एक्स एक्सिस वाला टर्म है यानी सिग्मा मीन वाला टर्म, उसमें क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। तो ये मेरा गर्बर पैराबोला का इक्वेशन हो गया। लेकिन हम लोग डिजाइन करें तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी मान लो मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी को एन से डिनोट कर रहा हूँ, तो एसयूटी को रिप्लेस कर दोगे एसयूटी अपॉन एन से, एसी को रिप्लेस कर दोगे एसी अपॉन एन से। तो ये गर्बर पैराबोला से डिजाइन का इक्वेशन है। यहाँ से कॉमन ही निकल पाएगा ना, क्योंकि एक तरफ एन स्क्वायर एक तरफ एन, इसलिए एस तो छोड़ दिया। ये आएगा, क्या आएगा इक्वेशन? सिग्मा में हम लोग को पता है 50 है क्रिटिकल पॉइंट का, एन तो निकालना है, डिवाइड बाई एसयूटी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल कितना है? 500 मेगा पास्कल, इसका स्क्वायर प्लस सिग्मा एम्पलीट्यूड। सिग्मा एम्पलीट्यूड कितना है सर? 100 मेगा पास्कल डिवाइड बाई करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट। करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट कितना है? 250 मेगा पास्कल, और ये इंटू एन इक्वल टू 1। ये डबल ऑर्डर का एक पॉलिनोमियल आ रहा है। हाँ सर, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दो, या इसको प्रॉपर करें तो कितना आएगा सर? 50 अपॉन 500, इसका स्क्वायर, इट इज कमिंग 0.01 एन स्क्वायर, प्लस ये तार है 100 डिवाइड बाई 250, इट इज कमिंग प्लस 0.4 एन, और 1 इधर आएगा तो -1 इज इक्वल टू 0। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस पैटर्न का पॉलिनोमियल आ गया। यहाँ से एन, बस जो प्रैक्टिकल एन हमेशा पॉजिटिव होगा ना, वो ध्यान रखना। निकालोगे तो कितना आएगा? माइनस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी एक वैल्यू 0.01, बी 0.4 और सी -1, यही तो है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला? माइनस बी यानी माइनस ऑफ 0.4 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर यानी क्या करोगे? 0.4 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ए यानी एन स्क्वायर का कोफिशिएंट, इट इज 0.01, सी यानी ये कांस्टेंट वाला टर्म कितना है? -1, डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ ए, और ट्वाइस ऑफ ए करोगे तो ट्वाइस ऑफ 0.01। क्या आएगा सर? यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो कितना आ रहा है सर? ये कैलकुलेशन कर लेना। एन इज इक्वल टू -0.4 प्लस माइनस, इट विल बी रूट ओवर 0.4 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या कैलकुलेशन ध्यान देना, 4 इंटू 0.01 इंटू 1 देन स्क्वायर रूट, इट इज कमिंग 0.4472 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा? 0.02, और दोनों में जिसमें एन पॉजिटिव आएगा वो सिलेक्ट करोगे ना। यहाँ से क्या आ रहा है सर? एन, कैलकुलेशन कर लेना।
प्लस साइन लेने से आ रहा है, इट इज -0.4 प्लस 0.4472 डिवाइड बाई 0.02, इट इज कमिंग 0.4 प्लस 0.4472 डिवाइड बाई 0.02 प्लस 0.4472 डिवाइड बाई 0.02, इट इज कमिंग 2.36। यू कैन चेक कैलकुलेशन कितना आ रहा है सर, एंड 2.36, ठीक है, प्लस साइन लेने से, ठीक है, एक से बढ़ाया और पॉजिटिव आया, अच्छी बात है। माइनस साइन लोगे तो -0.4 माइनस इतना, तो अल्टीमेटली ये तो नेगेटिव आएगा, और एन कभी भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकल वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो एन की प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी आई, 2.36, और ये 1 से ज़्यादा है, मतलब ये सेफर है। क्लियर पॉइंट। तो गर्बर के हिसाब से एफओएस कितना आ गया, 2.36, ठीक है। गुडमैन और सोडरबर्ग से जो भी आया था उनसे भी ज़्यादा आया। क्लियर पॉइंट। तो गर्बर पैराबोला या गर्बर क्राइटेरिया के हिसाब से इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, 2.36। तो सीओडी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी, यानी डी गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कौन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ओके सो स्टूडेंट, अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्या बोला इस क्वेश्चन में, अ प्लेट ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड दैट हैज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 300 किलो न्यूटन एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 100 किलो न्यूटन, और ये दोनों टेंसाइल है, ठीक है, ठीक है। मतलब ये एक तरह से सब्जेक्टेड टू अ, प्रॉपर लिखे तो फ्लक्चुएटिंग टेंसाइल लोड से सब्जेक्टेड है। क्लियर पॉइंट, ये हो गया। एंडुरेंस स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल दिया है 225 मेगापास्कल, यील्ड स्ट्रेंथ दिया है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है, विथ ऑफ द प्लेट पूछा और थिकनेस ऑफ द प्लेट निकालना है, ठीक है। विथ ऑफ द प्लेट सॉरी दिया है, थिकनेस ऑफ द प्लेट निकालना है एज पर गुडमैन क्राइटेरिया। तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। क्रॉस सेक्शन में क्या हो रहा है, एक प्लेट है ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, क्लियर पॉइंट, और इसमें फ्लक्चुएटिंग टेंसाइल लोड आ रहा है। एक बार के लिए इस लोड को मैं पी बोल देता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, पी का वेरिएशन। ये पी कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है सर, मैक्सिमम वैल्यू है 300 और मिनिमम वैल्यू 100, और दोनों टेंसाइल तो प्लस होगा क्या, यानी मैं बोलूँ क्या प्लस 100 किलो न्यूटन, उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेना, तो 100,000 न्यूटन से प्लस 300 किलो न्यूटन, यानी 300,000 न्यूटन तक फ्लक्चुएट करा। इसकी मैथमेटिकल मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता है, तो एम्पलीट्यूड और मीन वैल्यू निकाल सकते हो उसका, ठीक है। ये साथ में क्या दिया हुआ है मेरे को, एंडोरेंस स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल दिया। एक बार के लिए इसको स्टैंडर्ड मान के चलो, बट कोई और फैक्टर नहीं दिया होगा, तो यही मेरा करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट हो जाएगा। कितना दिया ये, 225 मेगा पास्कल, यस सर। और क्वेश्चन में क्या दिया है, यील्ड स्ट्रेंथ इज 300 मेगा पास्कल, यानी SYT दिया है 300 मेगा पास्कल। नेक्स्ट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल दिया है कितना, 400 मेगा पास्कल, यानी SUT दिया है कितना, 400 मेगा पास्कल, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी में बी टेकन एज 1.5, मतलब डिजाइन करते समय कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलना है, 1.5। विथ ऑफ द प्लेट दिया हुआ है 150 mm, विथ ऑफ द प्लेट को यहीं शो कर देता हूँ। अगर विथ ऑफ द प्लेट को एक बार के लिए W से डिनोट करो, तो W कितना दिया है सर, 150 mm, ठीक है। और निकालना क्या है सर, थिकनेस ऑफ द प्लेट T एज पर गुडमैन क्राइटेरिया, गुडमैन बोला है ना, थिकनेस निकालना है सर कौन से क्राइटेरिया के हिसाब से, गुडमैन क्राइटेरिया के हिसाब से, ठीक है। अब कोई भी क्राइटेरिया के हिसाब से निकालना है, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस कंडीशन है, तो पहले क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस और मिनी स्ट्रेस निकालो। अपने आप थिकनेस अननोन है तो वो 3 के टर्म में आ जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं, एक बार के लिए ये लोड पी को एक बार के लिए कांस्टेंट मान लो, और लोड पी के रिस्पेक्ट में क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस निकालो। क्रिटिकल पॉइंट वो होगा जहां पर इस लोड पी के कारण सबसे ज्यादा स्ट्रेस आएगा, ठीक है। और जैसे क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस निकल गया पी के टर्म में, उसमें पी की वैल्यू पी एम्पलीट्यूड पुट करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस आ जाएगा, पी की जगह पी मीन तो क्रिटिकल पॉइंट का मीन स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस पी के टर्म में निकाल लेता हूँ। कैसे पता चलेगा क्रिटिकल पॉइंट, अभी इस पूरे प्लेट का हर एक क्रॉस सेक्शन का एक्सल फोर्स पी ही होगा, पूरे प्लेट के हर एक क्रॉस सेक्शन का एरिया भी सेम है, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन को एज ए क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन यूज कर सकते हो, क्योंकि सबका एक्सल फोर्स और एरिया सेम है। और एक्सल फोर्स के कारण क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे स्ट्रेस सेम आता है क्या, तो अब इस क्रॉस सेक्शन में भी किसी भी पॉइंट को एज ए क्रिटिकल पॉइंट यूज कर सकते हो। तो मान लो मैं इसको यूज कर दिया, और ये जो क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस है एक बार के लिए पी के टर्म में उसको सिग्मा बोलो, बस है ये स्ट्रेस एट क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर है, क्या आएगा सिग्मा, एक्सल फोर्स के लिए निकाल रहे हो तो एक्सल फोर्स पी डिवाइड बाई एरिया, तो एक्सल फोर्स पी डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है, विथ इंटू थिकनेस, विथ डब्ल्यू, और डब्ल्यू की वैल्यू 150 mm है क्या, इंटू थिकनेस टी, यही तो अननोन है, ये आएगा। और यहाँ पर पी की जगह पी एम्पलीट्यूड पुट करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस, पी की जगह पी मीन पुट करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट का मीन स्ट्रेस। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पी का एम्पलीट्यूड वैल्यू और मीन वैल्यू निकालो, ठीक है।
तो पी कहाँ से कहाँ फ्लक्चुएट कर रहा है, 100,000 न्यूटन से 300,000 न्यूटन। तो इस पी की जो मैथमेटिकल मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है सर, प्लस 300,000 न्यूटन। इस पी की मैथमेटिकल मिनिमम वैल्यू कितनी है, प्लस 100,000 न्यूटन। और पी का मैथमेटिकल मैक्सिमम और मिनिमम पता तो एम्पलीट्यूड और मीन निकल जाएगा क्या, हाँ। पी का जो एम्पलीट्यूड वैल्यू उसको पी एम्पलीट्यूड बोलूँ तो क्या होगा सर, मैथमेटिकल मैक्सिमम प्लस 300,000 न्यूटन माइनस मैथमेटिकल मिनिमम 100,000 न्यूटन डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड लो आ जाएगा, कितना आएगा सर, 300 माइनस 100 200 डिवाइड बाई 2 100,000 न्यूटन। यू कैन चेक कैलकुलेशन। वैसे पी का मैथमेटिकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता है तो मीन लोड निकल जाएगा क्या, हाँ सर। क्या होगा मीन, पी का मैथमेटिकल मैक्सिमम वैल्यू कितना है 300,000 न्यूटन प्लस मैथमेटिकल मिनिमम, ये कितना है 100,000 न्यूटन डिवाइड बाई 2। यहाँ से मीन आ जाएगा, कितना आएगा सर मीन, 200,000 न्यूटन। ये आ गया पी का एम्पलीट्यूड और मीन वैल्यू। अब जैसे क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है क्या आया है, क्रिटिकल पॉइंट के स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आया है सर, सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन 150t। इसको एक बार के इक्वेशन 1 बोल दो। यहाँ में पी की जगह पी एम्पलीट्यूड तो क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस, पी की जगह पी मीन तो क्रिटिकल पॉइंट का मीन स्ट्रेस। तो एम्पलीट्यूड स्ट्रेस क्या आएगा, पी की जगह पी एम्पलीट्यूड तो पी एम्पलीट्यूड अपॉन 150t। हाँ सर, पी एम्पलीट्यूड कितना है 100,000, सो इट विल बी 100,000 डिवाइड बाई 150t। तो ये आ गया क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस। कितना आ रहा है सर, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, 100,000 डिवाइड बाई 150, हाउ मच इट इज कमिंग 666.667 डिवाइड बाई 2 टी, सॉरी डिवाइड बाई टी। वैसे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पी की जगह पी मीन पुट कर देंगे तो क्रिटिकल पॉइंट का मीन स्ट्रेस आ जाएगा, कितना आएगा सिग्मा मीन इक्वल टू पी मीन अपॉन 150t। यस सर। और क्रिटिकल पॉइंट का मीन वैल्यू कितना आया है 200,000, so it will be 200,000 divide by 150t। so how much it is coming 200,000 upon 150, how much it is coming 1,333.333 डिवाइड बाई टी। और जैसे क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस मीन स्ट्रेस आ गया, जो भी क्राइटेरिया बोले उससे डिजाइन कर सकते हो। जैसे अभी क्वेश्चन में कौन सा क्राइटेरिया यूज करने बोला है, गुडमैन क्राइटेरिया। तो गुडमैन क्राइटेरिया से जब डिजाइन करोगे तो गुडमैन क्राइटेरिया, ठीक है, तो उसका ग्राफ बना लो पहले। बाकी इंटरसेप्ट याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ग्राफ भी बनाने की जरूरत नहीं है। गुडमैन क्राइटेरिया क्या होता है, कोई भी फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस कंडीशन में क्राइटेरिया है उस पर हम लोग ग्राफ बनाते हैं रीजन ऑफ सेफ्टी के लिए। उसमें वाई एक्सिस में हमेशा हम लोग एम्पलीट्यूड स्ट्रेस लेते हैं और एक्स एक्सिस में मीन स्ट्रेस। और अभी किससे निकालना है, गुडमैन से। गुडमैन क्या बोलता है कि एक्स एक्सिस यानी सिग्मा मीन वाले एक्सिस पे जो फेल्योर का क्राइटेरिया होगा वो होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी एसयूटी। गुडमैन बोलता है कि सॉरी एक्स एक्सिस यानी सिग्मा मीन वाले एक्सिस में फेल्योर का क्राइटेरिया होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी एसयूटी। गुडमैन बोलता है वाई एक्सिस यानी एम्पलीट्यूड स्ट्रेस वाले एक्सिस में जो फेल्योर का क्राइटेरिया होगा दैट विल बी करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट एसई। और अगर इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मैं मिला दूं so that line is known as Goodman line, that line is known as Goodman line, क्लियर। और अगर एक्चुअल डिजाइन गुडमैन लाइन से बनने वाले रीजन के अंदर है तो वो गुडमैन के हिसाब से सेफ होगा। अब इसके हिसाब से डिजाइन करना है तो डिजाइन का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, पहले उसके लिए गुडमैन लाइन का इक्वेशन लिखो। और गुडमैन लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए मैं एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 वाला पैटर्न यूज करूंगा। और इसके लिए मेरे को बस एक्स एक्सिस यानी सिग्मा मीन वाले एक्सिस का इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस यानी एम्पलीट्यूड वाले एक्सिस का इंटरसेप्ट याद है तो भी इक्वेशन लिख सकते हो। ग्राफ भी बनाने की जरूरत नहीं, बस ये ध्यान रखना यहाँ लाइन बनता है। तो गुडमैन में एक्स एक्सिस यानी सिग्मा मीन वाला एक्सिस और गुडमैन के हिसाब से एक्स एक्सिस यानी सिग्मा मीन वाले एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या है सर, अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी एसयूटी प्लस वाई एक्सिस यानी सिग्मा एम्पलीट्यूड वाला एक्सिस और गुडमैन के हिसाब से वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या है एसई। और ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका इक्वेशन क्या होगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। बस जब इससे डिजाइन करो तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलोगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अभी मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, एसयूटी को रिप्लेस कर देंगे एसयूटी अपॉन एन से, एससी को रिप्लेस कर देंगे एससी अपॉन एन से, तो एन कॉमन आके नीचे चला जाएगा क्या। तो ये गुडमैन क्राइटेरिया से डिजाइन का इक्वेशन होगा, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है तो मेरा एक या थिकनेस टी वो निकल जाएगा कैसे, सिग्मा मीन क्रिटिकल पॉइंट का सिग्मा मीन कितना है 1,333.333 1,333.333 अपॉन टी डिवाइड बाई एसयूटी, एसयूटी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल कितना है 400 मेगा पास्कल प्लस क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस वो कितना आया सर 666.667 अपॉन टी 666.667 अपॉन टी डिवाइड बाई करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट एस ई। और करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट एस ई कितना है सर, ध्यान देना क्वेश्चन में स्टैंडर्ड एंडोरेंस लिमिट दिया बट कोई भी करेक्शन फैक्टर दिया है क्या एंडोरेंस लिमिट के लिए, और कोई भी करेक्शन फैक्टर नहीं दिया है तो जो स्टैंडर्ड एंडोरेंस लिमिट है उसी को क्या लेके चलोगे करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट, ठीक है। ये हो गया तो और कितना दिया 225 मेगा पास्कल।
ये दिया ना, वैल्यू चेक कर लेना। ठीक है, और जैसे ही निकल गया दैट इज इक्वल टू 1/n फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन में दिया है, कितना लेके चलना है 1.5। तो इस इक्वेशन में एक ही अनोन है, क्या निकल जाएगा थिकनेस टी। कितना आएगा उसकी लिमिटिंग वैल्यू 1,333.333 डिवाइड बाई 400 प्लस 666.667 1/t कॉमन ले लिया डिवाइड बाई 225 इंटू 1.5। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये आ रहा है 9.444 और डायमेंशन को mm लेके चले तो किस में आएगा mm में। तो मेरा सेफ थिकनेस ऑफ द प्लेट हाउ मच इट इज कमिंग 9.444 mm। कितना आ रहा है सेफ थिकनेस 9.444 mm और mm में पूछा है, बस लास्ट में राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस पूछा है। तो 9.44 को 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करोगे तो कितना आएगा 9.4 mm। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो गया 9.4। ओके सो स्टूडेंट, अब हम लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, अ बीम ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेडली कपल एज शोन इन फिगर। ये रिपीटेड कपल लग रहा है ना, कुछ मैक्सिमम वैल्यू इज 15 किलोमीटर। जैसे रिपीटेड कपल 0 to m फ्लक्चुएट कर रहा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M के बराबर होगा क्या। हाँ सर, तो ये मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है मेरे को क्वेश्चन में, कितना मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, रिपीटेड कपल 0 to m फ्लक्चुएट कर रहा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू m के बराबर, और m कितना दिया हुआ है 15 किलोमीटर मीटर। तो एक बार के लिए यहाँ जो कपल लग रहा है उसको m डैश बोलूँ, तो क्वेश्चन में क्या है m डैश फ्लक्चुएट कर रहा है 0 to कैपिटल M और है ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम तो 0 होगा। और क्वेश्चन में ध्यान देना रिपीटेड कपल बोल ही दिया है ना, तो ये तो पता है कि उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी। मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया है 15 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, इसको न्यूटन mm में कन्वर्ट करोगे तो 15 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm में। डिजाइन करते समय फोर्स को न्यूटन में, डायमेंशन को mm में ले रहा हो तो इसको न्यूटन mm में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो अभी ये डायग्राम में इस कपल को m डैश बोल दिया और m डैश 0 to 15 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज 550 मेगा पास्कल। अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिया है क्वेश्चन में, यानी SUT दिया है क्या। हाँ सर, कितना दिया है SUT 550 मेगा पास्कल। ओके, और क्या गिवन है क्वेश्चन में, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज 450 मेगा पास्कल। यील्ड स्ट्रेंथ यानी SYT दिया है कितना 450 मेगा पास्कल। ओके, और क्या गिवन है, करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट इज 300 मेगा पास्कल। करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट यानी SE दिया है क्या कितना 300 मेगा पास्कल। और क्या गिवन है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2, मतलब डिजाइन करते समय कितना FOS लेके चलना है 2। मैं FOS को यहाँ पर N से डिनोट करता हूँ तो इसकी वैल्यू दी है कितनी 2। डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस बीम पूछा है एज पर गर्बर क्राइटेरिया। क्लियर, किसी भी दिक्कत, तो यहाँ पर मेरे को इसका डायमीटर निकालना है। इसके डायमीटर को एक बार के लिए कैपिटल D से डिनोट करूँ तो D निकालना है, बस कौन से क्राइटेरिया के हिसाब से, गर्बर क्राइटेरिया के हिसाब से। अब कोई भी क्राइटेरिया से निकालना है ना, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे सर, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस और मिनी स्ट्रेस निकाल लो। अब क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड करते समय एक बार के लिए इस कपल को कांस्टेंट मान लो m डैश, और m डैश के कारण क्रिटिकल पॉइंट के स्ट्रेस का फॉर्मूला निकालो। हाँ सर, फिर अगर उस m डैश की वैल्यू मैं एम्पलीट्यूड लोड के बराबर पुट कर दूंगा तो क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस आ जाएगा। जब m डैश की वैल्यू मीन के बराबर पुट कर दोगे तो क्रिटिकल पॉइंट का मिनी स्ट्रेस आ जाएगा। तो पहले तो मैं क्रिटिकल पॉइंट के स्ट्रेस का फॉर्मूला निकाल रहा हूँ m डैश के टर्म में, उसके पहले क्रिटिकल पॉइंट पता करना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, जहां m डैश के कारण सबसे ज्यादा स्ट्रेस है, और m डैश के कारण यहाँ बेंडिंग मोमेंट वाला लोड आएगा क्या, तो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। तो मेरे को देखना है बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पर होगी, तो उसके लिए पहले क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन पता करो। क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन वो होगा जहां का बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा है। क्यों, क्योंकि अगर पूरे का क्रॉस सेक्शन अभी सेम है, क्या क्रॉस सेक्शन पूरे का सेम है, डायमीटर सेम है, और पूरे का डायमीटर सेम है, तो जहां का बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा होगा वहां पर बेंडिंग स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू भी सबसे ज्यादा आएगी। क्लियर पॉइंट, ये हो गया। तो अब बेंडिंग मोमेंट कहां पर सबसे ज्यादा है, तो अभी तुम लोग ध्यान दोगे ना, तो A से B के बीच किसी भी क्रॉस सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट निकालो, A से B के बीच किसी भी क्रॉस सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट निकालो, सब जगह का बेंडिंग मोमेंट इस M के ही बराबर आएगा। मान लो मैं इसके बीच एक सेक्शन लिया, अब यहाँ का बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालोगे, इसका राइट पोर्शन में जितना लोड है उसका अलजेब्रिक सम, जितना भी बेंडिंग मोमेंट वाला लोड है उसका अलजेब्रिक सम। तो यहाँ कपल आर और कपल बेंडिंग मोमेंट के इक्वेशन में एज इट इज आ जाता है क्या, तो इसके राइट पोर्शन में एक ही कपल है m डैश, तो यहाँ का बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा m डैश। हाँ, साइन कन्वेक्शन यूज करोगे तो ये हॉगिंग है तो माइनस m डैश बोलोगे, वो सब स्ट्रेंथोमीटर में तुम लोग पढ़ रखे हो, बट अभी बस मैग्नीट्यूड से मैटर को मतलब है। तो यहाँ का बेंडिंग मोमेंट कितना आया m डैश, बट अभी मैं A से B के बीच कहीं का भी बेंडिंग मोमेंट निकालू वो m डैश ही आएगा क्या। हाँ सर, तो मैं बोलूँ क्या इस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी इस लोड के कारण m डैश के ही बराबर होगा। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन को एज ए क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन यूज कर सकते हो, तो मालूम मैं इसको यूज कर लिया। और जब ये लोड को एक बार के लिए m डैश माने तो उसके कारण जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो किसके बराबर है m डैश, बस मैग्नीट्यूड नहीं कराऊँ। ठीक है, साइन अलग से देख लूंगा मैं, मतलब अल्टीमेटली सैगिंग हॉगिंग जाने का क्या मतलब होता है,
ठीक है, सैगिंग में न्यूट्रल सरफेस के नीचे टेंशन और ऊपर कंप्रेशन आता है, हॉगिंग में ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन आता है। तो वो इस टाइप का एक आध लोड आ रहा है तो मैं ऑब्जर्वेशन से ही बता सकता हूँ। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का बेंडमेंट कितना होगा एम डैश, और ये क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन ले लिया, किसी भी क्रॉस सेक्शन को ले सकते थे क्योंकि सबका बेंडमेंट सेम है, तो मैं इसको ले लिया। अब इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? क्या ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होगा क्या जिसका न्यूट्रल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा है? क्योंकि आप बेंडिंग मोमेंट क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एम अपॉन आई इंटू वाई। तो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में ओवरऑल बेंडिंग स्ट्रेस सबसे ज्यादा कहां पर आएगा? जहां का वाई सबसे ज्यादा, वाई क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस होगा पूरे का सेंट्रोइडल एक्सिस, और इससे परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल डिस्टेंस दिख रहा है क्या? हाँ सर। अब वाई की वैल्यू सबसे ज्यादा एक तो टॉप फाइबर में और बॉटम फाइबर में। मान लो टॉप फाइबर को मैं पॉइंट पी बोला और बॉटम फाइबर के पॉइंट को क्यू बोला, तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट या तो पी को लोगे क्या क्यू को, बट पी और क्यू में किसको? तो जनरली मेरा जो आदत है, जब भी इस तरीके का ट्रांसफर लोड का क्वेश्चन आएगा या इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो मैं पी और क्यू जब दोनों में किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये ऑप्शन आ जाए तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा जो टेंशन पे हो। तो अभी मेरा लोड का डायरेक्शन ऐसा है, तो इस पर्टिकुलर बीम को ऐसा बेंड करेगा क्या? हाँ। और ऐसा बेंड करेगा तो न्यूट्रल सरफेस के ऊपर टेंशन आएगा और नीचे कंप्रेशन आएगा क्या? तो अभी पी पे जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो टेंशन है क्या? तो अभी मैं किसको एज ए क्रिटिकल पॉइंट यूज कर ले रहा हूँ? पी को यूज कर ले रहा हूँ। तो मेरे लिए क्रिटिकल पॉइंट कौन सा हो गया? पी को। क्यू को भी लेते तो उतना ही आंसर आता, बट अभी हम लोग उसको लेके चलेंगे जो टेंशन पे है। ठीक है, तो पी मेरा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो अब मैं पी पॉइंट का स्ट्रेस का फॉर्मूला निकाल लेता हूँ एमडेस के टर्म में। फिर उस एमडेस के लिए एमडेस एम्पलीट्यूड के बराबर पुट करोगे तो एम्पलीट्यूड स्ट्रेस आ जाएगा, मीन के बराबर पुट करोगे तो मीन स्ट्रेस। ठीक है, तो अब क्रिटिकल पॉइंट के स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आएगा? ठीक है, तो ध्यान देना, क्रिटिकल पॉइंट यानी पी का स्ट्रेस बेंडिंग और बेंडिंग के कारण ही आ रहा है, और ये क्रिटिकल पॉइंट के स्ट्रेस को ही अभी मैं सिग्मा से डिनोट कर ले रहा हूँ। क्या आएगा सर? बेंडिंग के कारण बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकालते हैं? एम अपॉन आई इंटू वाई। ठीक है, ये बार लिख दो। तो एम यहाँ का एम बेंडिंग एम डेस के बराबर है अपॉन आई इंटू पॉइंट पी का वाई यानी न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया एम डेस के। ठीक है, बेंडिंग तो एम डेस ही है, अपॉन आई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है? पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4। तो आई ये हो जाएगा वाई पी, यानी पॉइंट पी का न्यूट्रल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, न्यूट्रल एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा क्या? वाई पी। और ये डी बाई 2 के बराबर है क्या? तो इंटू डी बाई 2। और अगर ये फॉर्मूला याद है, अल्टीमेटली ये इस पर्टिकुलर बेंडिंग मोमेंट के कारण इस क्रॉस सेक्शन का मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ये क्या? और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में किसी बेंडिंग मोमेंट के कारण मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला 32 m अपॉन पाई डी क्यूब आता है। तो डायरेक्ट वो यूज भी कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वही आएगा। ठीक है, तो ये एम डेस के टर्म में क्रिटिकल पॉइंट के स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया। कितना आ रहा है सर ये? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 32 m डैश अपॉन पाई डी क्यूब। पाई पता है तो उसको पुट करना चाहो तो कर दो। और यहाँ पर, और इसका नेचर क्या होगा? पॉइंट पी पे एम डेस के कारण टेंसाइल होगा, ये ड्रॉ करके भी दिखा देते हैं। पॉइंट पी पे इसका नेचर क्या होगा सर? टेंसाइल। क्लियर पॉइंट? ये स्ट्रेस आ गया क्रिटिकल पॉइंट का एम डेस के टर्म में। अभी एम डेस के लिए एम्पलीट्यूड पुट करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस, मीन के बराबर पुट करोगे तो मीन स्ट्रेस। उसके लिए मेरे को क्रिटिकल पॉइंट एम डेस का एम्पलीट्यूड और मीन वैल्यू निकालना पड़ेगा। हाँ सर। और अभी मेरा एम डेस कहाँ से कहाँ फ्लक्चुएट कर रहा है सर? 0 टू m या 0 टू 15 इंटू 10⁶ न्यूटन mm, यही दिया है क्या? हाँ सर। तो इसकी मैथमेटिकली मैक्सिमम वैल्यू ये है, मैथमेटिकली मिनिमम वैल्यू 0 है क्या? हाँ सर। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड और मीन निकल जाएगा। क्या आएगा? एम डेस का अगर एम्पलीट्यूड वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा सर? मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना है? 15 इंटू 10⁶ माइनस मिनिमम, मिनिमम 0 है क्या? डिवाइड बाई 2। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये एम्पलीट्यूड वैल्यू कितना आएगा? 7.5 इंटू 10⁶ गया न्यूटन में। बट यहाँ पर मीन वैल्यू भी निकालोगे, एक बार अलग से निकाल के देख लो, बट फिर भी ये मेरे को पता है मीन वैल्यू भी निकालोगे तो इतना ही आएगा। मीन कैसे निकलता है? मैक्सिमम 15 इंटू 10⁶ प्लस मिनिमम 0, चूंकि मिनिमम 0 है, डिवाइड बाई 2, तो मीन भी उतना ही आएगा क्या? 7.5 इंटू 10⁶ न्यूटन एम। क्लियर है? वैसे जब भी रिपीटेड लोड लग रहा है ना, जैसे अगर मेरा स्ट्रेस रिपीटेड स्ट्रेस है 0 टू सिग्मा, तो वहाँ एम्पलीट्यूड और मीन दोनों बराबर आएगा, और वो सिग्मा मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट इज सिग्मा, उसका आधा आता है, दैट इज सिग्मा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ भी एम्पलीट्यूड, इसीलिए ये लोड रिपीटेड लोड था तो जाहिर सी बात है इसकी एम्पलीट्यूड वैल्यू और मीन वैल्यू दोनों सेम होगी। और इसका मैक्सिमम कितना था सर? 15 इंटू 10⁶ न्यूटन एम, तो ये उसका आधा यानी 7.5 इंटू 10⁶ न्यूटन। अच्छा, ये दोनों आ रहा है। अब क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस का फॉर्मूला एमडेस के पर में पता है। अब एमडेस की जगह एमडेस एम्पलीट्यूड, तो क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस आ जाएगा। मीन के एमडेस की जगह एमडेस मीन, तो क्रिटिकल पॉइंट का मीन स्ट्रेस आएगा। बट अभी दोनों सेम आएगा क्योंकि एमडेस के एम्पलीट्यूड और मीन वैल्यू सेम है। हाँ सर, तो मैं यहाँ बोलूँ क्या? क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस और मीन स्ट्रेस, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 बोलूँ तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस और मीन स्ट्रेस दोनों सेम आएगा, और कितना आएगा सर? वो
32 एम डैश, और एम डैश की जगह एम डैश एम्पलीट्यूड पुट करो या मीन दोनों सेम है, कितना है 7.5 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई पाई डी क्यूब, ये आ जाएगा क्या, और यहाँ एक ही उन्होंने डी डायमीटर तो निकल जाएगा, कितना आएगा सिग्मा एम्पलीट्यूड अपॉन सिग्मा मीन, कितना आ रहा है ये 32 इंटू 7.5 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई पाई, या पाई के टर्म में लिख देते हैं, you can check it is coming 24 into 10⁷ अपॉन पाई डी क्यूब, आ गया। और जैसे आ गया तो अब जो भी क्राइटेरिया बोला उसे डिजाइन कर सकते हो। क्वेश्चन में किस क्राइटेरिया के हिसाब से पूछा है, गर्बर, तो गर्बर क्राइटेरिया में एक पैराबोला बनता है क्या ग्राफ, उसका इक्वेशन लिख लो, ठीक है। तो गर्बर के हिसाब से अभी डिजाइन करना है। क्या बोलता है गर्बर क्राइटेरिया, ध्यान देना। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो गर्बर बोलता है कोई भी क्राइटेरिया आ जाए फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस कंडीशन में ग्राफ बनाते हैं जिसमें एक्स एक्सिस में सिग्मा मीन और वाई एक्सिस में सिग्मा एम्पलीट्यूड लेते हैं, बट अभी किसके हिसाब से बनाना है, गर्बर बोलता है कि एक्स एक्सिस पे जो मेरा फेल्योर का यानी सिग्मा मीन वाले एक्सिस पे जो फेल्योर का क्राइटेरिया है वो होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी एसयूटी, वाई एक्सिस यानी सिग्मा मीन एम्पलीट्यूड वाले एक्सिस में जो फेल्योर क्राइटेरिया होता है एंडोरेंस लिमिट एसई, और इन दोनों को एक पैराबोला से मिलाए तो दैट पैराबोला इज नोन एज गर्बर पैराबोला। और अगर एक्चुअली स्ट्रेस इस पैराबोला से बनने वाले रीजन के अंदर आ रहा है तो वो गर्बर के हिसाब से क्या होगा, सेफ होगा। पहले गर्बर इसका इक्वेशन लिखो, पहले गर्बर पैराबोला के इक्वेशन लिखो। पैराबोला का इक्वेशन कैसे लिखना, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, पहले लाइन के हिसाब से इक्वेशन लिखो। क्या तरीका है, एक्स एक्सिस यानी सिग्मा मीन वाला एक्सिस, और इसका एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट एसयूटी है क्या, तो एसयूटी पहले ले से लिखो, प्लस वाई एक्सिस यानी सिग्मा एम्पलीट्यूड वाला एक्सिस अपन वाई एक्सिस इंटरसेप्ट एसी है दैट इज इक्वल टू 1। ये तो लाइन का इक्वेशन हो गया, बट गर्बर में पैराबोला है तो किसी एक टर्म में स्क्वायर आएगा, बस ये याद रखना पड़ेगा। यहाँ एक्स एक्सिस वाले टर्म यानी सिग्मा मीन वाले एक्सिस टर्म में स्क्वायर आएगा। ये तो गर्बर पैराबोला का इक्वेशन हो गया, बस इसे डिजाइन करो तो एफओएस लेके चलोगे। एफओएस को भी मैं एन से डिनोट करा, तो क्या करेंगे, एसयूटी को रिप्लेस कर देंगे एसयूटी अपॉन एन से, एससी को रिप्लेस कर देंगे एससी अपॉन एन से, और एन फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, ठीक है। ये पुट कर दो। अब जब ये पुट करोगे ना, सिग्मा एम्पलीट्यूड सिग्मा मीन दोनों डी क्यूब के टर्म में है, बट यहाँ पुट करूंगा तो यहाँ डी क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ डी क्यूब आएगा, थोड़ा हो सकता है इक्वेशन सॉल्व करने में कंफ्यूज जाओ। तो एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, से डी क्यूब को एक बार के लिए मैं क्या बोल दे रहा हूँ सर, के बोल दे रहा हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन में आसान होगा। के निकल गया तो डी क्यूब निकल जाएगा, तो ये सिग्मा एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू सिग्मा मीन, ये क्या लिख सकते हैं अपन 24 इंटू 10⁷ अपॉन पाई के, और कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा सर, ये एन फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 इंटू सिग्मा मीन, सिग्मा मीन कितना है सर 24 इंटू 10⁻7 डिवाइड बाई के, सॉरी डिवाइड बाई पाई के, आ जाएगा इनटू नीचे में क्या आ रहा है एसयूटी, एसयूटी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल है, कितना दिया है दोस्त 550 मेगा पास्कल। एसयूटी कितना है, एसयूटी कितना है 550 मेगा पास्कल, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल कितना है 550, और इसका स्क्वायर मत छोड़ना ना, प्लस एन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने बोला है 2, वही तो लिया हूँ, इनटू सिग्मा एम्पलीट्यूड, सिग्मा एम्पलीट्यूड भी इतना ही है क्या 24 इंटू 10⁻7 डिवाइड बाई पाई के अपॉन एसी, एसी क्या है करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट, इट इज 300 मेगा पास्कल, यू कैन चेक दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से बस ये के स्क्वायर आ रहा है, यहाँ के है ना, तो डबल ऑर्डर का एक पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलेगा। कैसा मिलेगा कुछ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, और मैं क्या करता हूँ ना पूरे को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 1 अपॉन के का स्क्वायर है इंटू के स्क्वायर, यहाँ 1 बचेगा, ये 1 अपॉन के इंटू के स्क्वायर, तो ऊपर में के बचेगा, और यहाँ ऊपर में के स्क्वायर आ जाएगा क्या, तो नीचे से के हटाने के लिए ऐसे किया, ठीक है। और साथ में इसको सिंप्लीफाई तो कर ही लो, कितना है 2 इंटू 24, कितना है 2 इंटू 24 इंटू 10⁻7 डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 550, देन इसका स्क्वायर, स्क्वायर भी है ध्यान देना, ये कितना आएगा 7.7157 पॉइंट के कई डिजिट तक करना ना, क्योंकि बड़े ऑर्डर में रहा है, इंटू 10⁻7 7.7157 इंटू 10⁻7 अपॉन के स्क्वायर आएगा, बट पूरे को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया हो तो के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर 1 हो जाएगा क्या, ये स्क्वायर भी है ध्यान देना ना, प्लस ये कितना आएगा 2 इंटू 24 इंटू 10⁻7 डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 300, कैलकुलेशन चेक करना, इट इज कमिंग 2 इंटू 24 इंटू 10⁻7 डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 300, इट इज कमिंग 509295.8179 अपॉन के, और पूरे को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हो तो के स्क्वायर अपॉन के क्या हो जाएगा के, दैट इज इक्वल टू 1, बट पूरे को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हो तो 1 अपॉन के स्क्वायर क्या हो जाएगा
के स्क्वायर। ये आएगा क्या, इस पूरे को एक साइड ले जाते हैं ना, इक्वेशन को नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर दूंगा तो मैं इधर ले रहा हूँ के स्क्वायर, ये पूरा इधर आएगा तो प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, पहले इस टर्म को लिख रहा हूँ तो प्लस उधर गया तो माइनस, माइनस क्या आएगा ये 509295 माइनस 509295.8179 के, ये हो गया, ये भी प्लस उधर जाएगा तो माइनस 7.717157 माइनस 7.717157 इंटू 10⁻10, ये आएगा दैट इज इक्वल टू 0। ये डबल ऑर्डर का पॉलिनोमियल, इसको सॉल्व कर लोगे और ध्यान रखना के हमेशा पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि डायमीटर पॉजिटिव। क्या आएगा इसका रिलेशन, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, माइनस बी मतलब ये के का कोफिशिएंट है तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा क्या 509295.817 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैलकुलेशन ध्यान देना ना, हाँ प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर वैसे प्लस ही होता है, 509295.817 का स्क्वायर, थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करना, माइनस 4ac, तो 4a के स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है 1 है क्या, तो इंटू 1 इंटू सी, सी ये कांस्टेंट वाला टर्म हो जाएगा, ये कितना है माइनस 7.7157 इंटू 10⁻10, ये है क्या, डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए, के स्क्वायर के साथ 1 आ रहा है तो ट्वाइस ऑफ 1 यानी 2, ये आ जाएगा। हाँ ये कितना है 509295.817 प्लस माइनस, ये कितना आएगा ध्यान देना, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, हाँ कितना आएगा 509295.817 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया 7.7157 इंटू 10⁻10, कैलकुलेशन ध्यान से करना, देन इसका स्क्वायर रूट, इट इज कमिंग 753,703.197 डिवाइड बाई 2, और के पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो जो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है वही सेलेक्ट करोगे, डायमीटर कभी नेगेटिव नहीं होगा ना, तो पॉजिटिव प्लस साइन, क्योंकि ये बड़ा है ना इससे ध्यान दोगे तो प्लस साइन लेने के साथ आ रहा है, कितना आ रहा है 509295.817 प्लस 753703.197 डिवाइड बाई 2, इट इज कमिंग 631499.507, क्लियर, इतना आ रहा है। अच्छा के में किसको बोला था सर, डी क्यूब को बोला था क्या, तो डी क्यूब की वैल्यू कितनी है 631499.507, तो डी क्यूब निकल गया, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा डायमीटर, डायमीटर क्या होगा इसका क्यूबिक रूट, कितना आ जाएगा सर ये कितना आ जाएगा 631499.507, इसका क्यूबिक रूट यानी पावर में 1/3, यहाँ से डी कितना आ रहा है सर 85.794 mm, तो मेरे को लिमिटिंग डायमीटर पूछा है इस बार, गर्बर क्राइटेरिया कितना आ गया सर 85.794 mm, क्लियर पॉइंट, ये हो गया 85.714, लास्ट में मेरे को करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस पूछा है, तो जो भी 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर आएगा वो पुट कर दो, कितना आ रहा है 85.714 सॉरी 85.794 आ रहा है ना 794, तो इसको 1 डेसिमल प्लेस तक अगर एक्यूरेट करोगे या अप्रोक्सीमेट करोगे तो कितना आएगा 89.8, 89.7 भी रखोगे तो उतना बड़ा रेंज दिया होगा गेट में, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी इसका 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट आंसर कितना हो गया 89.8 mm, ओके। सो स्टूडेंट अब हम लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, क्या बोला इस क्वेश्चन में, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन of 0.5 meter length is supported to concentrated load at center which varies from 20 kilonewton to 50 kilonewton। तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका लेंथ 0.5 मीटर, ध्यान देना, ठीक है, तो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम, इसका लेंथ कितना है सर 0.5 मीटर, एम में रखोगे तो 500 mm, ठीक है, और इसके बीचों बीच यानी सेंटर पे एक पॉइंट लोड आ रहा है, एक बार के लिए इसको मैं पी बोल दे रहा हूँ, बीचों बीच यानी ये डिस्टेंस कितना होगा 500 का आधा, दैट इज 250 mm, ठीक है, और बट ये पी फ्लक्चुएट कर रहा है, कहाँ से कहाँ 20 किलो न्यूटन टू 50 किलो न्यूटन, क्लियर पॉइंट, तो ये पी फ्लक्चुएट कर रहा है 20 किलो न्यूटन, ठीक है, न्यूटन में रखोगे यहाँ रख दे रहा हूँ, तो 20,000 न्यूटन से 50 किलो न्यूटन, न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो 50,000 न्यूटन, ठीक है,
अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिया हुआ है इसका कितना 500 मेगा पास्कल, यील्ड स्ट्रेंथ इज 400 मेगा पास्कल एंड करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट इज 200 मेगा पास्कल। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी SUT कितना है सर 500 मेगा पास्कल, यील्ड स्ट्रेंथ यानी कि SYT कितना है सर 400 मेगा पास्कल एंड करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट दैट इज SE दिया है कितना 200। वैल्यू चेक कर लेना यही है कि नहीं। तो 500 400 एंड 200 मेगा पास्कल, ठीक है। और क्या मैंने क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2, यानी जो भी डिजाइन करना है किस फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ 2 के साथ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मैं जनरली N से रिप्रेजेंट करता हूं तो वही कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, रिकमेंडेड डायमीटर पूछा है शाफ्ट का या बीम का एज पर लैंगर्स क्राइटेरिया। ऑप्शन बी में गुडमैन से और सी और डी में मॉडिफाइड गुडमैन से। तो यहाँ मेरे को लिमिटिंग डायमीटर तो निकालना है बट 3 क्राइटेरिया से बोला है। पहला किससे बोला है, लैंगर से, ध्यान देना लैंगर्स से, ठीक है। सेकंड बोला है गुडमैन से और थर्ड में बोला है मॉडिफाइड गुडमैन। ध्यान देना गुडमैन अलग होता है, मॉडिफाइड गुडमैन अलग होता है। मॉडिफाइड गुडमैन मतलब गुडमैन और लैंगर में जो ज्यादा सेफर है, फिर वो बात की चीज है। अच्छा यहाँ तीनों से निकालना है। खैर जब भी क्वेश्चन में मॉडिफाइड गुडमैन से बोला है ना तो हम लोग को उसके लिए गुडमैन और लैंगर से तो निकालना ही पड़ेगा। तो बस मॉडिफाइड गुडमैन से भी पूछा होता तो पहला 2 पार्ट तो सॉल्व करना ही पड़ता, ठीक है। तो निकाल लेते हैं बट किसी भी क्राइटेरिया से निकालो। पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस और मीन स्ट्रेस, वो अपने आप डायमीटर के टर्म में आ जाएगा तो उसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पहले क्रिटिकल पॉइंट पता करोगे और उसका स्ट्रेस का फॉर्मूला निकालोगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार के लिए इस बीम में लोड पी कांस्टेंट आ रहा है वो पता कर लेते हैं और लोड पी के कारण क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस कितना आएगा वो निकालते हैं। तो अपने आप वो पी के टर्म में आएगा। फिर जब पी की वैल्यू पी एम्पलीट्यूड पुट कर देंगे और पी का फ्लक्चुएशन दिया है तो उसका एम्पलीट्यूड और मीन निकाल सकते हो। तो क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस आ जाएगा, पी की जगह पी मीन पुट कर दोगे तो क्रिटिकल पॉइंट का मीन स्ट्रेस आ जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट पता करते समय एक बार के लिए मैं इस लोड को कांस्टेंट मान लेता हूँ पी। और कैसे पता करोगे, तो जाहिर सी बात है इस पी के कारण जहां का ये ट्रांसवर्स लोड है तो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा और जहां का बेंडिंग स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा दैट विल बी क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन, दैट विल बी क्रिटिकल पॉइंट। अभी पूरे का क्रॉस सेक्शन सेम है क्या, हाँ सर, और क्रॉस सेक्शन सेम है तो पहले क्या करो, ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट पता करने के लिए पहले क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन पता करो। और अगर पूरे बीम का क्रॉस सेक्शन सेम है तो क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन वो क्रॉस सेक्शन होगा जहां का बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा हो इस लोड पी के कारण। तो पहले पता करो कि कहाँ का बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा और वैल्यू भी निकालना है और तो उस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है पी के टर्म में निकालते जाना। तो अभी क्या करता हूँ मैं इसको, इस पॉइंट को ये बोलता हूँ, क्या करो कभी भी बीम में ना ट्रांसवर्स लोड का क्वेश्चन और मेरे को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पता करना है और अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं आ रहा है तब वहां मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ आएगा और कितना आएगा पता करना बहुत आसान है। पहले क्या करो, इसमें सिंपली जहां भी लोड सपोर्ट जहां पर है उसको पॉइंट मार्क कर दो, जहां भी लोडिंग पैटर्न चेंज हो रहा है उस पॉइंट को मार्क कर दो। तो ए पे सपोर्ट है, बी पे नया लोड आ रहा है तो इसको बी बोल दिया, हाँ सर ये लास्ट पॉइंट है सी, और कहीं भी लोडिंग पैटर्न नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इन पॉइंट्स का जो मार्क किया इनका बेंडिंग मोमेंट निकालो और जहां का बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा होगा दैट विल बी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और वही मेरा क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन हो जाएगा क्योंकि पूरे का भी क्रॉस सेक्शन सेम है तो जहां का बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम वो क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद मेरे को दोनों सपोर्ट का रिएक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी सिंपली सपोर्टेड में सिमेट्रिक लोडिंग है, जैसे अभी लोड पी नीचे आ रहा है क्या और सिमेट्रिक लोडिंग है सिंपली सपोर्टेड में, तो रिएक्शन क्या होगा, पी नीचे है तो पहले तो यहाँ ऊपर आएगा और आधा आधा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पी का हाफ यहाँ रिएक्शन कितना होगा p/2, यहाँ रिएक्शन कितना होगा p/2। अब अगर मैं यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकालूँ, यहाँ वैसे तो ए और सी का दिख ही रहा है क्या, क्या बेंडिंग मोमेंट ए का और बेंडिंग मोमेंट सी का 0 होगा क्या, हाँ सर, ठीक है। ए का बेंडिंग मोमेंट निकालना है लेफ्ट पोर्शन को ले लो कोई लोड ही नहीं है, बी का निकालना, सी का निकालना राइट पोर्शन को ले लो कोई लोड ही नहीं है, तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट केवल बी का निकालना पड़ेगा और मतलब पक्का है कि बी का बेंडिंग मोमेंट ए और सी पे तो 0 है और कहीं लोडिंग पैटर्न नहीं चेंज हो रहा है तो बचा केवल एक पॉइंट बी, तो जो भी बी का आएगा वही बट मैक्सिमम होगा ये पक्का है। अब मेरे को बी का बेंडिंग मोमेंट निकालना है ना तो हम लोग कौन सा पोर्शन को ले लेते हैं, इसके राइट पोर्शन को ले लेते हैं, ठीक है। इसके राइट पोर्शन में एक ही लोड है p/2, इसके बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा फोर्स p/2 इंटू बी से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 250, ठीक है। ये हो गया और कोई लोड नहीं है। साइन जो भी लेना चाहो या स्टैंडर्ड साइन कन्वेक्शन यूज करना तो यूज कर लो। स्टैंडर्ड साइन कन्वेक्शन में जब भी बेंडिंग मोमेंट सैगिंग है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, जब भी हॉगिंग है तो नेगेटिव लेते हैं। फोर्स के कारण सैगिंग हॉगिंग देखने का तरीका क्या है, अगर ओरिजेंटल बीम में देख रहे हो ये बेंडिंग मोमेंट फोर्स क्या है ना, तो जब भी फोर्स अपवर्ड है तो उसके कारण बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड है तो उसके कारण नेगेटिव होता है। ये साइन है, बस साइन के लिए देखने के लिए कि बेंडिंग मोमेंट सैगिंग है कि हॉगिंग। बेंडिंग स्ट्रेस निकालते समय तो बस मैग्नीट्यूड पुट करोगे, ये कितना आएगा। तो अभी ये p/2 फोर्स अपवर्ड है ना तो इसको पॉजिटिव बोल सकते हो, पॉजिटिव का मतलब है ये सैगिंग होगा, ठीक है। सैगिंग में क्या होता है, सैगिंग में बीम ऐसा बेंड होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल सरफेस के ऊपर टेंशन आता है, सॉरी नीचे टेंशन आता है और ऊपर कंप्रेशन होता है, बट ये बताने के लिए इतना दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं था। ये लोड पी नीचे लग रहा है तो ये बीम को ऐसे ही तो बेंड करेगा ना, और ऐसा बेंड करेगा तो जाहिर सी बात है न्यूट्रल सरफेस के नीचे टेंशन और कंप्रेशन आएगा, ठीक है। ये हो गया। तो ये बी का बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है 125 p और उसका नेचर सैगिंग है, ठीक है।
ये आ गया, और यही मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन हो गया क्या, तो यही मेरा क्या हो गया मैक्सिमम। और चूंकि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये बी क्रॉस सेक्शन का रहा है, तो अभी ओवरऑल क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन कौन सा होगा, तो ये क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन हो गया। अब इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होगा, कितना होगा, तो ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रॉस सेक्शन अभी क्या बोला है सर्कुलर, हाँ सर ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट के किसी भी क्रॉस सेक्शन में बेंडिंग स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है एम अपॉन आई इंटू वाई। तो इस क्रॉस सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट तो यही रहेगा, आई पूरे क्रॉस सेक्शन का मोमेंट है, बट न्यूट्रल एक्सिस वो भी पाई बाय 64 डी टू दी पावर 4 होगा। तो अब ये डिपेंड करेगा वाई पे, क्या वाई क्या होता है न्यूट्रल एक्सिस, और ये पूरे का सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस होगा, और न्यूट्रल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और न्यूट्रल एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल डिस्टेंस। और जाहिर सी बात है जहाँ का वाई सबसे ज्यादा वहाँ का बेंडिंग स्ट्रेस भी सबसे ज्यादा होगा। और वाई सबसे ज्यादा कहाँ का होगा सर, एक तो टॉप के पॉइंट का या बॉटम के पॉइंट का। तो यहाँ टॉप और बॉटम में किसी को भी एज ए क्रिटिकल पॉइंट यूज कर सकते हो। जनरली मेरा आदत ये है कि मैं उस पॉइंट को एज ए क्रिटिकल यूज करता हूँ, जब टॉप और बॉटम में किसी को भी यूज कर सकते हो ये आया तो, जो इस लोड पी के कारण टेंशन पे हो। तो लोड पी के कारण यहाँ का बेंडिंग मोमेंट सैगिंग आया, और सैगिंग में टेंशन न्यूट्रल सरफेस के नीचे होगा क्या, हाँ सर, और नीचे होगा, तो ये मेरा टेंशन में, तो मैं इसको एज ए क्रिटिकल पॉइंट यूज कर लूंगा। मान लो ये पॉइंट को पी बोला, तो अब मैं पी पॉइंट, इस क्रिटिकल पॉइंट पी का स्ट्रेस निकालूंगा, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस। तो अगर मैं यहाँ निकाल रहा हूँ स्ट्रेस एट क्रिटिकल पॉइंट पी, स्ट्रेस एट क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट पे एक तो बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है, और वही मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है ड्यू टू लोड पी, ठीक है, ये हो गया। और ये क्रिटिकल पॉइंट के स्ट्रेस को अब मैं सिंपली सिग्मा से डिनोट कर दे रहा हूँ। ये क्या होगा सर, बेंडिंग स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है एम अपॉन आई इंटू वाई। तो यहाँ का बेंडिंग मोमेंट कितना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, विच इज 125 पी अपॉन आई। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए आई क्या होगा सर, पाई बाय 64 इंटू डी टू दी पावर 4 इंटू वाई। वाई क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और पॉइंट पी का न्यूट्रल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम है क्या, तभी तो इसके लिए, और वो मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर है, डी बाई 2 के बराबर, ये इंटू डी बाई 2। बाकी ये इस सेक्शन का, इस पर्टिकुलर बेंडिंग के मोमेंट के कारण मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है, और जब भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो बेंडिंग के मोमेंट के कारण मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का एक्सप्रेशन होता है 32 m अपॉन पाई डी क्यूब। अगर वो डायरेक्ट याद है तो वो यूज कर सकते हो, याद जाएगा क्या, हाँ सर। तो ये क्रिटिकल पॉइंट का बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया किसके टर्म में, इसको अभी सिग्मा से डिनोट कर रहा हूँ, पी के टर्म में कितना आ रहा है 125, कितना होगा, ठीक है, डायमीटर तो निकालना है ना अपने को, ठीक है। ये कितना आ रहा है सर 4000 पी अपॉन पाई डी क्यूब, कैलकुलेट कर चाहो तो पाई भी मल्टीप्लाई कर दो, बट पाई को बार अलग से रहने दे रहा हूँ ना, 4000 पी अपॉन पाई डी क्यूब, ये आ गया। और पॉइंट पी भी अभी पॉइंट पी पे यानी क्रिटिकल पॉइंट भी अभी इसका नेचर कैसा है, टेंसाइल है क्या, हाँ सर, तो यहाँ ऐसे टेंसाइल है तो ड्रॉ करके दिखा दो, ये आ गया। तो ये क्रिटिकल पॉइंट के स्ट्रेस कंडीशन आ गया, ठीक है, सिग्मा और उसका नेचर टेंसाइल, ठीक है। और ये पी कांस्टेंट नहीं है दोस्त, ये पी के टर्म में पी फ्लक्चुएट कर रहा है, और फ्लक्चुएट कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, ये जो भी क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस है इसके एम्पलीट्यूड वैल्यू और मीन वैल्यू। उसके लिए सिंपली क्या करो कि पी का एम्पलीट्यूड वैल्यू निकालो, यहाँ पी की जगह पी एम्पलीट्यूड, तो क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस आ जाएगा, पी की मीन वैल्यू निकालो तो पी की जगह पी मीन, तो क्रिटिकल पॉइंट का मीन स्ट्रेस आएगा, ठीक है। उसके लिए मेरे को पी का फ्लक्चुएशन पता है क्या, पी कहाँ से कहाँ फ्लक्चुएट करा है 20,000 न्यूटन से 50,000 न्यूटन। तो ये पी की मैथमेटिकली मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैथमेटिकली मिनिमम, तो क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड लोड और मीन पी की एम्पलीट्यूड और मीन वैल्यू निकल जाएगी क्या, हाँ, एम्पलीट्यूड क्या होगा मैथमेटिकल मैक्सिमम इट इज 50,000 माइनस मिनिमम दैट इज 20,000 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा सर 15,000 न्यूटन, यस सर। वैसे पी की मीन वैल्यू क्या होगी, क्रिटिकल पॉइंट का पी मैक्स विच इज 50,000 न्यूटन प्लस पी मिनिमम विच इज 20,000 न्यूटन डिवाइड बाई 2, ये कितना आएगा सर 35,000 न्यूटन। और जैसे ही आ गया तो क्रिटिकल पॉइंट का जो स्ट्रेस का फॉर्मूला है, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 बोलूँ, उसमें इक्वेशन 1 में पी की जगह पी एम्पलीट्यूड, पी की जगह पी मीन, तो क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस और मीन स्ट्रेस आ जाएगा, कितना आएगा एम्पलीट्यूड स्ट्रेस सिग्मा एम्पलीट्यूड कितना आएगा 4000 इंटू पी का एम्पलीट्यूड वैल्यू कितना है 15,000 डिवाइड बाई पाई डी क्यूब, हाउ मच इट इज कमिंग यू कैन चेक कैलकुलेशन, कितना आ रहा है ये 4000 इंटू 15,000, कैलकुलेशन चेक लेना ना, इट इज कमिंग 60 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई पाई, पाई भी है ना, पाई मत बोलना, पाई डी क्यूब, ठीक है। वैसे क्रिटिकल पॉइंट के स्ट्रेस के बारे में पी की जगह पी मीन पुट कर दोगे तो क्रिटिकल पॉइंट का मीन स्ट्रेस आ जाएगा, कितना आएगा सर 4,000 इंटू पी की मीन वैल्यू इट इज 35,000 यू कैन चेक डिवाइड बाई पाई डी क्यूब, कितना आ रहा है सर ये
4000 into 35,000, it is coming 140 into 10 to the power 6 डिवाइड बाई पाई डी क्यूब। और जैसे ही ये निकल गया तो जो भी क्राइटेरिया बोला उससे लिमिटिंग डायमीटर निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में किससे पूछा, लैंगर से भी पूछा, गुडमैन से और मॉडिफाइड गुडमैन के लिए लैंगर गुडमैन से निकालना ही पड़ेगा, एक एक करके निकाल दो। तो पहले लैंगर से निकाल लेते हैं। मॉडिफाइड गुडमैन से भी केवल पूछा होता तो भी मेरे को लैंगर और गुडमैन से निकालना ही पड़ता है, ठीक है। बाकी लैंगर और गुडमैन से इंडिविजुअली तो पूछा ही है, कैसे करेंगे, तो तीनों का ये हो गया। सबसे पहले लैंगर्स का बात करें अपन, तो लैंगर्स कोई भी क्राइटेरिया से अगर मेरे को यहाँ डिजाइन करना है तो उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना। और सीधा उसका अगर इंटरसेप्ट पता है तो डायरेक्ट इक्वेशन भी लिख सकते हो, बट मैं ग्राफ ड्रॉ कर करके सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में ग्राफ बनाते समय हमेशा सिग्मा मीन लेंगे, वाई एक्सिस में सिग्मा एम्पलीट्यूड लेंगे। अगर मैं फर्स्ट लैंगर्स क्राइटेरिया से बात करूँ तो लैंगर्स क्या बोलता है, यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, बट उस स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा, लैंगर्स बोलता है कि एक्स एक्सिस में जो फेल्योर का क्राइटेरिया होगा एस वाई टी, दैट इज यील्ड स्ट्रेंथ, एक्स एक्सिस यानी सिग्मा मीन। बट लैंगर्स बोलता है कि सर वाई एक्सिस यानी एम्पलीट्यूड वाले स्ट्रेस वाले एक्सिस में भी फेल्योर क्राइटेरिया एस वाई टी यानी एस यू होगा। मतलब लैंगर बोलता है कि ये जो सिस्टम है वो केवल यील्डिंग के कारण फेल हो रहा है, फटीग के कारण फेल ही नहीं हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। हाँ सर, और इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दोगे तो दैट लाइन इज नोन एज लैंगर्स लाइन। अगर मैं इस लाइन को लाइन 1 बोलूँ तो लाइन 1 इज लैंगर्स लाइन, और लैंगर्स लाइन से बनने वाले रीजन के अंदर अगर डिजाइन आ रहा है तो लैंगर्स क्राइटेरिया के हिसाब से सेफ होगा। बट उसके हिसाब से आप डिजाइन का इक्वेशन क्या होगा, पहले लैंगर्स लाइन का इक्वेशन लिखो, और उसके लिए अगर मेरे को सिग्मा मीन वाले एक्सिस और एम्पलीट्यूड वाले एक्सिस का इंटरसेप्ट भी पता है ना, और अभी दोनों का इंटरसेप्ट एस वाई टी है ना, तो बिना ग्राफ बनाए इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। ग्राफ तो मैं बना दिया हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन, इसका इक्वेशन के लिए क्या पैटर्न यूज करो, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, एक्स एक्सिस यानी सिग्मा मीन वाला एक्सिस, और लैंगर्स में एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट एस वाई टी है क्या, तो अपॉन एस वाई टी, प्लस वाई एक्सिस यानी सिग्मा एम्पलीट्यूड वाला एक्सिस, और लैंगर्स में वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट भी एस वाई टी है क्या, दैट इज इक्वल टू 1। ये तो लैंगर्स लाइन का इक्वेशन हुआ, बट इसे डिजाइन करो तो एफ एस लेके चलोगे, एफ एस यानी एफ एस को भी एन से डिनोट कराओ, तो एस वाई टी को रिप्लेस कर दोगे एस वाई टी अपॉन एन से, एस वाई टी को एस वाई टी अपॉन एन से, तो एन दोनों तरफ से कॉमन निकल के इधर चले जाएगा क्या, तो ये लैंगर्स लाइन से डिजाइन का इक्वेशन आ गया। लैंगर्स लाइन से कितना आएगा, सिग्मा मीन का एक्सप्रेशन कितना है 140 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाई पाई डी क्यूब इंटू नीचे में क्या है एस वाई टी यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल कितना है 400 मेगा पास्कल, प्लस सिग्मा एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन कितना है 60 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाई पाई डी क्यूब इंटू एस वाई टी, अगेन वो 400, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके डिजाइन करना है 2, वो क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ से लैंगर्स क्राइटेरिया के हिसाब से डायमीटर आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन है कर लेना, कितना आ रहा है 140 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 400 प्लस 60 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाई पाई इंटू 400, कैलकुलेशन चेक कर लेना, इंटू 2 डी क्यूब। अभी कैलकुलेशन तुम लोग कर लोगे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। देन इसका क्या करेंगे, क्यूबिक रूट, इट इज कमिंग 68.278 mm, ठीक है, ये आ गया। तो लैंगर्स क्राइटेरिया के हिसाब से डायमीटर की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आई है 68.27, ये पूछा भी था क्वेश्चन में, ठीक है। तो लैंगर के हिसाब से 68.278, 60 यहाँ ऐसे रेंज में दिया ना 68 से 68.5, तो जो 68.278 है इस रेंज के अंदर है क्या, और चूंकि इस रेंज के अंदर है तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। तो ए तो करेक्ट हो गया। अब बी में गुडमैन के हिसाब से पूछा है, ठीक है। गुडमैन में भी एक स्ट्रेट लाइन बनता है क्या, बस उसके लिए अगर इंटरसेप्ट याद है तो भी गुडमैन लाइन के हिसाब से डिजाइन कर लोगे, या सिंपली वहां ड्रॉ करके दिखाना चाहो तो दिखा भी दो। गुडमैन बोलता है कि जो एक्स एक्सिस यानी सिग्मा मीन वाला एक्सिस है वहां पर जो फेल्योर का क्राइटेरिया होगा वो होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी एसयूटी, और एसयूटी एसवाईटी से ज्यादा आता है ना। एक्स एक्सिस यानी जो सिग्मा एम्पलीट्यूड वाला एक्सिस है उसमें जो फेल्योर का क्राइटेरिया होगा वो होगा करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट एसई, और एसई एसवाईटी से कम होगा क्या, हाँ सर। और इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दो, इस लाइन को लाइन 2 बोला तो दिस लाइन इज नोन एज गुडमैन लाइन। और अगर एक्चुअल डिजाइन गुडमैन लाइन से बनने वाले रीजन के अंदर है तो दैट विल बी सेफ एज पर गुडमैन क्राइटेरिया। क्लियर पॉइंट। अब गुडमैन लाइन का इक्वेशन कैसे लिखोगे, गुडमैन लाइन से डिजाइन करना है तो यहाँ सिंपल अगेन एक्स इंटरसेप्ट देखो, और वही पैटर्न एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, एक्स एक्सिस यानी सिग्मा मीन वाला एक्सिस, और गुडमैन में एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट एस यू टी है क्या, तो एक्स अपॉन ए यानी सिग्मा मीन अपॉन ए इज एस यू टी, प्लस वाई अपॉन बी, वाई यानी एम्पलीट्यूड वाला एक्सिस, और गुडमैन में वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट एस ई है क्या, तो प्लस वाई यानी सिग्मा ए अपॉन एस ई
दैट इज इक्वल टू 1। और डिजाइन करो तो एफ लोगे, यानी एस यू टी को एस यू टी अपॉन एन से, एस सी को एस सी अपॉन एन से रिप्लेस कर दोगे, एन कॉमन निकल के नीचे चला जाएगा। तो ये गुडमेन लाइन के हिसाब से डिजाइन का इक्वेशन आएगा। क्या हो जाएगा? सिग्मा मीन, सिग्मा मीन कितना है सर? 140 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई पाई डी क्यूब, ये सिग्मा मीन है, अपॉन एस यू टी अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना दिया है क्वेश्चन में? 500 मेगा पास्कल। तो एस यू टी कितना है? 500 प्लस सिग्मा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना है? 60 इंटू 10⁶ अपॉन पाई डी क्यूब डिवाइड बाई करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट एस ई। एस ई कितना है दोस्त? 200 मेगा पास्कल। दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी विच इज 2। तो यहां से डायमीटर आ जाएगा एज पर गुडमैन क्राइटेरिया। कैलकुलेशन चेक कर लेना कितना आ रहा है सर ये, ठीक है यार, कैलकुलेशन करके वो कर लेना। 71.741 mm ये आ गया। तो गुडमैन के हिसाब से मेरा जो डायमीटर आया वो कितना आया? 71.741, 71.741, ठीक है। गुडमैन बी में गुडमैन के हिसाब से पूछा था, 71.741 इस रेंज के अंदर है क्या? हाँ सर, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अब सीओडी में मॉडिफाइड गुडमैन बोला है, लैंगर से निकल गया, गुडमैन से निकल गया, तो मॉडिफाइड गुडमैन से काफी इजीली आंसर आ जाएगा। मॉडिफाइड गुडमैन इज नथिंग बट गुडमैन और लैंगर में जो ज्यादा सेफर है वो मॉडिफाइड गुडमैन है। जैसे अगर इस ग्राफ में भी देखोगे तो इसके इधर गुडमैन ज्यादा सेफर है क्या? गुडमैन क्यों ज्यादा सेफर है? जिसका रीजन ऑफ सेफ्टी छोटा होता है ज्यादा सेफर होता है, तो इसके इधर गुडमैन ज्यादा सेफर है, ध्यान देना, ठीक है। सिमिलरली इस लाइन के इधर लैंगर ज्यादा सेफर है क्या? क्योंकि उसका रीजन ऑफ सेफ्टी छोटा है, यस सर। तो ये मेरा मॉडिफाइड गुडमैन डायग्राम हो गया। और इससे बनने वाला रीजन ये है क्या? अगर एक्चुअल डिजाइन इस रीजन में आ रहा है तो मॉडिफाइड गुडमैन के हिसाब से सेफ होगा। बट जब भी कभी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, मॉडिफाइड गुडमैन पूछा है ना कभी भी आंसर, तो क्या करो, दो पहले क्वेश्चन मान लो उसको, एक लैंगर से पूछा और एक गुडमैन से पूछा, उससे निकाल चुके, और जो गुडमैन और लैंगर में ज्यादा सेफर है दैट विल बी रिजल्ट बाय मॉडिफाइड गुडमैन। अब कौन ज्यादा सेफर है? तो मैं ये सेफर का मतलब बताया हूं, जब भी तुम लोग क्या है डिजाइन कर रहे हो, जैसे अभी एफओएस दे दिया है, चाहे है एफओएस कितना दिया है 2, और जब भी डिजाइन कर रहे हो तो ज्यादा सेफर का मतलब होता है कि ज्यादा सेफर का मतलब होता है मोर सेफर क्या होगा? ज्यादा मजबूत डिजाइन देगा। अगर डिजाइन कर रहे हो स्ट्रॉन्ग, अगर एफओएस फिक्स है तो ठीक है, तो अभी डिजाइन कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग डिजाइन। स्ट्रॉन्ग डिजाइन का मतलब होता है कि एक्चुअल स्ट्रेस कम होगा। हाँ, अब एक्चुअल स्ट्रेस कम होगा, वो कब होगा? तो अभी अननोन मेरा डायमीटर है क्या? तो ये देखो एक्चुअल स्ट्रेस डायमीटर में क्या होने पे कम होगा? तो जो भी देखो, चाहे एम्पलीट्यूड स्ट्रेस का फॉर्मूला देखो, चाहे मीन स्ट्रेस का फॉर्मूला देखो, एक्चुअल स्ट्रेस के फॉर्मूले में डायमीटर नीचे आया है, तो एक्चुअल स्ट्रेस कब कम होगा? जब डायमीटर ज्यादा हो। यहां से क्या कंक्लूड करोगे? एक्चुअल स्ट्रेस कब कम होगा? जब डायमीटर ज्यादा, क्योंकि अभी मैं डायमीटर नहीं कर रहा हूं। मतलब अभी मैं बोलूं क्या, जो ज्यादा सेफर क्राइटेरिया उससे डायमीटर ज्यादा आएगा। हाँ सर। और मॉडिफाइड गुडमैन क्या है? सेफर बिटवीन गुडमैन एंड लैंगर। तो अगर मैं मॉडिफाइड गुडमैन से डायमीटर निकाल रहा हूं तो क्या करो, डायमीटर गुडमैन से भी निकालो, इस केस के हिसाब से बात करो, और लैंगर से भी। और अभी मेरा क्या कंक्लूजन आया कि ज्यादा सेफर से ज्यादा डायमीटर आएगा क्या? तो दोनों में जिससे डायमीटर ज्यादा आया है दैट विल बी डायमीटर बाय मॉडिफाइड गुडमैन। यानी डायमीटर मॉडिफाइड गुडमैन से क्या हो जाएगा? मैक्स ऑफ डायमीटर बाय लैंगर्स क्राइटेरिया। और डायमीटर लैंगर्स क्राइटेरिया से कितना है? 68.278 mm। एंड डायमीटर बाय गुडमैन क्राइटेरिया, गुडमैन से कितना है? 71.74 mm। और दोनों में जो ज्यादा है दैट विल बी डायमीटर बाय मॉडिफाइड गुडमैन, और दोनों में ज्यादा 71.74 है, यस सर। तो मॉडिफाइड गुडमैन से, और ज्यादा को क्यों लिया? क्योंकि ज्यादा डायमीटर होने से एक्चुअल स्ट्रेस अभी कम आ रहा है, ठीक है। तो मॉडिफाइड गुडमैन से डायमीटर कितना हो गया? 71.74 mm। तो ऑप्शन सीओडी में मॉडिफाइड गुडमैन से पूछा था, और कौन सा ऑप्शन से मैच करा है? 71.74, यानी गुडमैन वाले से 71.5 to 72, ठीक है, हो गया। क्यों? क्योंकि उससे डायमीटर ज्यादा था, तो सी करेक्ट। और सी करेक्ट है तो डी इनकरेक्ट हो गया क्या? यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कौन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ओके, सो स्टूडेंट अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? अ थिन स्फेरिकल प्रेशर वेसल ऑफ डायमीटर 1000 mm is subjected to fluctuating internal pressure which varies from 1 megapascal to 2 megapascal। तो क्या बोला है? थिन स्फेरिकल प्रेशर वेसल है ना बर्कले। तो सपोज ये मैं थिन स्फेरिकल प्रेशर वेसल ड्रॉ कर लिया, इसमें जो इंटरनल प्रेशर आ रहा है उसको पी बोल दिया, और ये पी बट फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। और ये पी कहाँ से कहाँ फ्लक्चुएट कर रहा है दोस्त? 1 मेगा पास्कल टू 2 मेगा पास्कल। तो इसकी हम लोग एम्पलीट्यूड और मीन वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्या? वो निकल जाएगा, ठीक है।
ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एसयूटी अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिया हुआ है कितना सर, 600 मेगा पास्कल। एसयूटी कितना है, 600 मेगा पास्कल। यस सर। सिमिलरली एसवाईटी यील्ड स्ट्रेंथ दिया है कितना, 500 मेगा पास्कल। साथ में क्या दिया, करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट कितना दिया, 300 मेगा पास्कल। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया डिजाइन करते समय जो लेना है कितना, 2। अब पूछा है क्या, सेफ थिकनेस पूछा है मेरे को एज पर रैंकाइन थ्योरी ऑफ फेल्योर एंड सेडरबर्ग क्राइटेरिया। तो मेरे को इसका सेफ थिकनेस निकालना है। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो रैंकाइन थ्योरी ऑफ फेल्योर मतलब पक्का यहाँ पर एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन आ रहा होगा। तो कॉम्प्लेक्स आ रहा होगा तो पहले एम्पलीट्यूड स्ट्रेस कंडीशन पता कर लेंगे, उसको इक्विवेलेंट 1D टेंसाइल स्ट्रेस में कन्वर्ट करेंगे। वैसे मीन स्ट्रेस कंडीशन पता कर लेंगे और उसको भी इक्विवेलेंट 1D स्ट्रेस कंडीशन में रिप्लेस करेंगे। और वो रिप्लेसमेंट करने के लिए कौन सा थ्योरी ऑफ फेल्योर यूज करना है, रैंकाइन थ्योरी ऑफ फेल्योर। और जैसे ही वो कर दोगे उसके बाद हम लोग जो भी बोला है क्राइटेरिया यूज कर लेंगे। तो कौन सा क्राइटेरिया बोला है, सोडरबर्ग। ठीक है, तो करो। सबसे पहले क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट के स्ट्रेस का फॉर्मूला निकाल लो प्रेशर पी के टर्म में। और जैसे ही वो पुट कर लोगे ना, तो प्रेशर पी के वेज को जब एम्पलीट्यूड पी की जगह पी एम्पलीट्यूड पुट करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस कंडीशन आ जाएगा। फिर उसको इक्विवेलेंट 1D में कन्वर्ट कर देंगे, अच्छी बात है। वैसे पी की जगह पी मीन पुट कर दोगे तो क्रिटिकल पॉइंट का मीन स्ट्रेस कंडीशन आ जाएगा। तो पहले तो क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस निकालो प्रेशर पी के टर्म में। एक बार के लिए प्रेशर को कांस्टेंट मान लो पी। तो जब भी थीन स्फेरिकल प्रेशर वेसल में ना क्या आता है, अगर इंटरनल प्रेशर पी आता है तो वहां पर क्या क्या स्ट्रेस आएगा, एक सिग्मा थीटा 1 एक सिग्मा थीटा 2। अल्टीमेटली दोनों ही सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस है, अलग अलग डायरेक्शन का, एक इस डायरेक्शन का और एक इस डायरेक्शन का। बट उतना डिटेल में तुम लोग 100 में पढ़ोगे, बस अभी यहाँ फॉर्म में याद रखना, ठीक है। सिग्मा थीटा 1 सिग्मा थीटा 2 और एक स्ट्रेस आएगा रेडियल स्ट्रेस। रेडियल स्ट्रेस की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ठीक है, थीन सिलेंड्रिकल में भी और थीन स्फीयर में भी। अभी थीन स्फीयर के लिए पढ़ रहे हो। अच्छा, सिग्मा थीटा 1 सिग्मा थीटा 2 दोनों को निकालने का फॉर्मूला सेम होता है और वो फॉर्मूला आता है PD/4T। एंड सिग्मा रेडियल कितना होगा सर, 0 होगा। यहाँ तक ठीक है क्या? हाँ सर। अब यहाँ डायमीटर पता, थिकनेस के अलावा तो सारा चीज पता है ना। और प्रेशर, तो प्रेशर P इंटू डायमीटर। डायमीटर कितना है सर, 1000 mm। डायमीटर क्वेश्चन में दिया ना कितना है, 1000। और थिकनेस T तो निकालना है तो 1 नोन है, ठीक है। तो इंटू 1000 डिवाइड बाई 4T, ये कितना आएगा, सिग्मा थीटा 1 सिग्मा थीटा 2 दोनों का एक्सप्रेशन 1000 डिवाइड बाई 4, इट इज कमिंग 250 P/T। आ गया क्या? हाँ सर, ठीक है। और कोई शियर स्ट्रेस नहीं आता है, तो यहाँ शियर स्ट्रेस नहीं आ रहा तो क्या मैं सिग्मा थीटा 1 को ही प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 बोल सकता हूँ, सिग्मा थीटा 2 को प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2 बोल दे रहा, और थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस रेडियल स्ट्रेस है उसको सिग्मा 3 बोल दे रहा। क्या? तो अगर मैं इसको समराइज करूँ तो अल्टीमेटली प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों सेम है, ठीक है। और दोनों सिग्मा थीटा 1 हो चाहे सिग्मा थीटा 2, उसको निकालने का फॉर्मूला कितना है, 250 P/T। और यहाँ थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा r कितना होगा, 0, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर P की जगह P एम्पलीट्यूड तो क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस, P की जगह P मीन तो क्रिटिकल पॉइंट का मीन स्ट्रेस कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए P की एम्पलीट्यूड और मीन वैल्यू निकालना पड़ेगा। प्रेशर कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है सर, 1 मेगापास्कल टू 2 मेगापास्कल, ध्यान से देखना, ठीक है। इस प्रेशर की मैथमेटिकली मैक्सिमम वैल्यू ये है, मैथमेटिकल मिनिमम वैल्यू ये है क्या? हाँ सर। तो प्रेशर का अगर मैं यहाँ से एम्पलीट्यूड वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा सर, मैक्सिमम विच इज 2 मेगापास्कल माइनस मिनिमम विच इज 1 मेगापास्कल डिवाइड बाई 2। ये कितना आ रहा है सर, 1/2 यानी कितना, 0.5 मेगापास्कल। वैसे अगर मैं प्रेशर की मीन वैल्यू निकालूँ तो कितना होगा सर, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2। प्रेशर की मैक्सिमम कितनी है 2 प्लस मिनिमम कितना है 1 डिवाइड बाई 2, कितना आएगा ये 3/2 यानी कितना 1.5 मेगापास्कल। ये आ गया क्या? ये क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस कंडीशन, एम्पलीट्यूड प्रेशर, सॉरी ये तो प्रेशर है ना, प्रेशर P की एम्पलीट्यूड वैल्यू और प्रेशर P की मीन वैल्यू। अब जैसे क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस कंडीशन जो भी आया है उसमें P की जगह P एम्पलीट्यूड पुट कर दोगे तो क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस कंडीशन आ जाएगा। हाँ सर, एम्पलीट्यूड स्ट्रेस कंडीशन क्या आएगा, फिर इसको इक्विवेलेंट 1D में कन्वर्ट कर देंगे, क्या आएगा? तो ध्यान देना यहाँ पर सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 दोनों का फॉर्मूला कितना था, 250 P/T। ध्यान देना 250 P/T, 250 P प्रेशर के P की जगह क्या पुट कर दो, P एम्पलीट्यूड। तो प्रेशर की जगह P एम्पलीट्यूड पुट करोगे तो P एम्पलीट्यूड कितना आया है सर, 0.5 आया है क्या? तो इंटू 0.5 डिवाइड बाई टी। यहाँ से सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू आ जा रही है, कितनी आ रही है सर, 250 इंटू 0.5, इट इज कमिंग 125/T। और सिग्मा 3 तो 0 है ही, ठीक है। आ गया तो सिग्मा 1 यहाँ दिखा भी दो, सिग्मा 1 कितना आया 125/T,
सिग्मा 2, और यही प्रिंसिपल स्ट्रेस है तो कोई दिक्कत नहीं है, 125/T, और सिग्मा 3 कितना है 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट 1D टेंसाइल स्ट्रेस से रिप्लेस कर देंगे, बस एम्पलीट्यूड स्ट्रेस कंडीशन को रिप्लेस करो, सो दैट विल बी इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है। तो इसको 1D टेंसाइल स्ट्रेस से रिप्लेस कर देंगे, उसको सिग्मा इक्विवेलेंट बोलेंगे, बस एम्पलीट्यूड का है तो उसको सिग्मा इक्विवेलेंट ए बोल दे रहा हूँ, ठीक है। और ये रिप्लेस करने के लिए क्वेश्चन में कौन सा थ्योरी ऑफ फेल्योर यूज करने बोला है, रैंकाइन थ्योरी ऑफ फेल्योर। तो किसके हिसाब से करेंगे, रैंकाइन। अब रैंकाइन यानी फेल्योर का क्राइटेरिया मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा क्या, हाँ सर। तो क्या करेंगे, इसका स्टेटमेंट इक्विवेलेंट में रिप्लेस करने का, एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकाल लो और इक्विवेलेंट स्ट्रेस कंडीशन का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालो, दोनों को क्या कर देंगे इक्वेट। एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन में क्या आया है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों 125/T, सिग्मा 3 0। तो एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन का सिग्मा मैक्स क्या होगा, जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 में तीनों में सबसे ज्यादा हो, और तीनों में सबसे ज्यादा वैल्यू 125/T है क्या। और इक्विवेलेंट कंडीशन का जब भी 1D टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा आ रहा है तो उसका सिग्मा मैक्स सिग्मा ही के बराबर होता है क्या। तो यहाँ पर 1D टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा इक्विवेलेंट ए है तो इसका सिग्मा मैक्स सिग्मा इक्विवेलेंट ए के ही बराबर होगा। ये इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड स्ट्रेस कंडीशन आ गया एज पर रैंकाइन थ्योरी ऑफ फेल्योर, कितना रहा है 125/T। लेकिन ना यहाँ क्वेश्चन में ट्रेस्का और वन माइसेल से भी बोलता तो सेम रिजल्ट आता। तो हो सकता है इस पर्टिकुलर थिन स्फीयर का जब भी क्वेश्चन आ रहा है तो कई बार ना थ्योरी ऑफ फेल्योर ना दिया हो, तो तुम लोग ना रैंकाइन, ट्रेस्का, वन माइसेल तीनों में जो यूज करना चाहो कर सकते हो। कारण केवल ये स्फीयर के लिए बता रहा हूँ क्योंकि तीनों से सेम रिजल्ट आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि यहाँ ध्यान देना, तुम लोग को अगर यूनिट थ्योरी ऑफ फेल्योर वाला यूनिट याद होगा, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सेम है क्या, और सिग्मा 3 0 है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 सेम मतलब नेचर भी सेम और वैल्यू भी सेम, एंड सिग्मा 3 0 है, ठीक है। तो ये मैं बताया था क्या, जब भी सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों का नेचर सेम हो और सिग्मा 3 0 हो तो उस केस में रैंकाइन, ट्रेस्का और वन माइसेल तीनों सेम रिजल्ट देता है। क्लियर पॉइंट, क्योंकि तीनों का जब रीजन ऑफ सेफ्टी बनाए थे तो वो तीनों आपस में एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करता था। तो अगर थिन स्फीयर का क्वेश्चन आ जा रहा है या जब भी सिग्मा 1 सिग्मा 2 सेम और सिग्मा 3 0 हो तो रैंकाइन, ट्रेस्का, वन माइसेल तीनों से सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। खैर अभी तो रैंकाइन से निकाले, ये आ गया सिग्मा इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड 125/T। वैसे क्या निकालेंगे, मीन स्ट्रेस कंडीशन निकालेंगे और उसको भी 1D टेंसाइल स्ट्रेस कंडीशन से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और वो सिग्मा इक्विवेलेंट मीन कहलाएगा फिर। बट पहले क्रिटिकल पॉइंट का मीन स्ट्रेस कंडीशन पता कर लो। मीन क्या आया था फॉर्मूला, सिग्मा 1 = सिग्मा 2 दोनों सेम 250P/T, और यहाँ P की जगह P मीन पुट कर दूंगा तो क्रिटिकल पॉइंट का मीन स्ट्रेस आ जाएगा क्या 250, और प्रेशर की मीन वैल्यू कितनी है 1.5 मेगापास्कल, तो 1.5 / T, तो कितना आएगा सर 250 into 1.5 / T, इट इज कमिंग 375/T, ये आ गया। और थर्ड प्रिंसिपल से सिग्मा 3 तो अभी 0 है, ये सर यहाँ लिखना चाहो, लिख के दिखाना चाहो तो दिखा दो, सिग्मा 1 375/T, सिग्मा 2 भी 375/T, एंड सिग्मा 3 कितना है 0। बाकी तो मेरे को प्रिंसिपल स्ट्रेस ही चाहिए ना इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए। बस ये एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन है तो इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 1D टेंसाइल स्ट्रेस कंडीशन से। बस अभी मीन को स्ट्रेस कंडीशन को 1D टेंसाइल स्ट्रेस से रिप्लेस कर रहा हूँ तो जो भी 1D टेंसाइल स्ट्रेस आएगा उसको क्या बोल दूंगा सिग्मा इक्विवेलेंट मीन। और ये रिप्लेसमेंट करने के लिए कौन सा थ्योरी ऑफ फेल्योर यूज करना है, रैंकाइन। तो अभी किसके हिसाब से कर रहा हूँ, रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ फेल्योर के हिसाब से। क्या आएगा इसका स्टेटमेंट, रैंकाइन मतलब फेल्योर का क्राइटेरिया मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, तो एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे इक्विवेलेंट कंडीशन के मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस से, आ जाएगा। बस ये काम पूरा मीन स्ट्रेस कंडीशन के लिए कर रहा हूँ। एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन का सिग्मा मैक्स क्या आएगा, जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 में ज्यादा है और वो 375/T है क्या, अपॉन इक्विवेलेंट कंडीशन का सिग्मा मैक्स। तो जब भी 1D टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा लगे तो उसका सिग्मा मैक्स सिग्मा ही के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये 1D टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा इक्विवेलेंट मीन लग रहा है तो इसका सिग्मा मैक्स सिग्मा इक्विवेलेंट मीन होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, सिग्मा इक्विवेलेंट मीन कितना आ रहा है सर 375/T, आ गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे को क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस कंडीशन भी मिल गया, वो भी इक्विवेलेंट वाला मतलब 1D टेंसाइल पे रिप्लेस करके, और उसका एक्सप्रेशन क्या आया 125/T, और इक्विवेलेंट मीन स्ट्रेस कंडीशन मिल गया, उसको सिग्मा इक्विवेलेंट मीन बोल रहा हूँ, कितना आ गया 375/T। आप जो भी क्राइटेरिया बोला है उसे डिजाइन कर सकते हो, क्लियर पॉइंट, ठीक है। और क्वेश्चन में कौन सा क्राइटेरिया से डिजाइन करने बोला है, यानी टी निकालने बोला है सोडरबर्ग क्राइटेरिया से। तो अब सोडरबर्ग क्राइटेरिया के हिसाब से डिजाइन का इक्वेशन लिखो, क्या आएगा इक्वेशन, पहले ग्राफ बना देता हूँ। वैसे अगर सोडरबर्ग क्राइटेरिया में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है, वो लाइन का इक्वेशन बस अगर तुम लोगों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला इंटरसेप्ट भी याद है तो बन जाएगा। वाई एक्सिस में लेते हैं सिग्मा एम्पलीट्यूड, एक्स एक्सिस में लेते हैं सिग्मा मीन। सोडरबर्ग बोलता है कि एक्स एक्सिस यानी सिग्मा मीन वाले एक्सिस में फेल्योर का क्राइटेरिया हमेशा SYT यील्ड स्ट्रेंथ होगा,
वाई एक्सिस यानी एम्पलीट्यूड वाले एक्सिस में फेल्योर क्राइटेरिया करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट एस ई होगा, और इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दे तो दैट लाइन इज नोन एज सोडरबर्ग लाइन। अब इस लाइन के हिसाब से पहले इस लाइन का इक्वेशन लिखो, फिर डिजाइन का इक्वेशन लिखने के लिए एफ ले लेंगे। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 वाला पैटर्न। एक्स एक्सिस यानी सिग्मा मीन वाला एक्सिस, और इसका एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट एस वाई टी, प्लस वाई एक्सिस यानी सिग्मा एम्पलीट्यूड वाला एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट एस ई, दैट इज इक्वल टू 1। ये तो सोडरबर्ग लाइन का इक्वेशन हुआ, बट इसे डिजाइन करो तो एफ एस लोगे, एफ एस को भी एन से डिनोट कराऊं। क्या करेंगे, एस वाई टी को रिप्लेस कर देंगे एस वाई टी अपन एन से, एस को एस अपन एन से, एन कॉमन निकल के नीचे चला जाएगा क्या, तो ये सोडरबर्ग के हिसाब से डिजाइन का इक्वेशन हो गया। कौन सा क्राइटेरिया के हिसाब से, सोडरबर्ग के हिसाब से, ठीक है ये हो गया। और अभी इक्विवेलेंट मीन स्ट्रेस कंडीशन एम्पलीट्यूड कॉम्प्लेक्स वाला रहता तो उसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया हो ना, यहाँ सिग्मा एम्पलीट्यूड को सिग्मा इक्विवेलेंट ए भी बोल सकते हो, सिग्मा मीन को सिग्मा इक्विवेलेंट मीन भी बोल सकते हो, ठीक है। सिग्मा इक्विवेलेंट मीन कितना है 375 अपॉन टी डिवाइड बाई एस वाई टी। एस वाई टी यील्ड स्ट्रेंथ हो तो मटेरियल है क्या, वो क्वेश्चन में दिया है, कितना है 500 मेगा पास्कल, ठीक है, प्लस सिग्मा इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड कितना है 125 अपॉन टी अपॉन एसी, एसी इज करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट, वो भी क्वेश्चन में दिया है कितना 300 मेगा पास्कल, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मैं उधर एन से डिनोट किया हूं, ठीक है। तो 300 मेगा पास्कल दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एन, एन इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी विच इज 2, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। यहाँ से लिमिटिंग थिकनेस ऑफ द स्फीयर आ जाएगा, कितना आ रहा है ये 375 डिवाइड बाई 500 प्लस 1 अपॉन टी कॉमन ले लिया 125 डिवाइड बाई 300 इंटू टी। कैलकुलेशन चेक कर लेना, इट इज कमिंग 2.333 एक्चुअल टी, या तो इतना या ऐसे, कभी अगर ऑप्शन नॉन इक्वल के साथ दे दिया है तो एक्चुअल टी इतना तो होना चाहिए, बट इससे ज्यादा की कम, तो इसलिए ध्यान रखना एक्चुअल स्ट्रेस जितना कम होगा उतना सेफर साइड। एक्चुअल स्ट्रेस के फॉर्म में टी नीचे है तो एक्चुअल स्ट्रेस कब कम होगा, जब टी ज्यादा हो। तो अगर नॉन इक्वल से बोलता तो एक्चुअल टी या तो इतना या इससे ज्यादा होना चाहिए। बाकी अभी लिमिटिंग वैल्यू पूछा है तो सिंपली कितना आंसर हो गया 2.333 mm, 2.333 mm, क्लियर पॉइंट। और लास्ट में 1 डेसिमल प्लेस तक एक राउंड ऑफ करने बोला है, तो 1 डेसिमल प्लेस तक कितना आ रहा है 2.3 mm। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो गया 2.3। सो स्टूडेंट अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्या बोला इस क्वेश्चन में, अ थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल ऑफ डायमीटर 1000 mm and thickness 10 mm is subjected to fluctuating internal pressure which fluctuates from 1 megapascal to 3 megapascal। तो क्या बोल रहा है, एक थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल है, तो सपोज ये मैं थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसका डायमीटर कितना दिया है सर, डायमीटर बोलो या इनर डायमीटर बोलो या मीन, तीनों आसपास ही होगा सर, क्योंकि कितना दिया है 1000 mm, यस सर। इसका थिकनेस टी कितना दिया है सर क्वेश्चन में 10 mm, एंड इट इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर। तो जहां पर जो एक बार इंटरनल प्रेशर आ रहा है उसको पी से डिनोट कर दूंगा, पर ये पी फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। इट इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर, ठीक है, मान लो पी या पी डैश बोल देता हूं, ठीक है। और ये पी डैश कहां से कहां फ्लक्चुएट कर रहा है सर, 1 मेगा पास्कल से 3 मेगा पास्कल, ये आ गया क्या। और इसका फ्लक्चुएशन पता है तो क्या मैं इसका एम्पलीट्यूड वैल्यू और मीन वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, हाँ सर, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया, अल्टीमेट स्ट्रेंथ एसयूटी दिया है कितना सर 400 मेगा पास्कल, अच्छी बात है, ठीक है। एसवाईटी यील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है 300 मेगा पास्कल, एंड एंडोरेंस लिमिट दिया, और कोई और करेक्शन फैक्टर नहीं दिया, तो यही करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट होगा। क्वेश्चन में लिखा भी है करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट कितना दिया है 200 मेगा पास्कल, क्लियर है। निकालना क्या हम लोग को यहाँ पर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज पर ट्रेस्कास थ्योरी ऑफ फेल्योर एंड गुडमैन क्राइटेरिया। तो मेरे को क्या निकालना है सर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, बट फर्स्ट निकालते समय दो चीज यूज करने बोला, एक तो क्या ट्रेस्कास थ्योरी ऑफ फेल्योर, ठीक है, और दूसरा कौन सा क्राइटेरिया, गुडमैन क्राइटेरिया। अब यह ट्रेस्कास थ्योरी ऑफ फेल्योर क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेस आएगा ना कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन आएगा, चाहे एम्पलीट्यूड वाला हो चाहे मीन, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको इक्विवेलेंट 1D स्ट्रेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड वाले को भी और मीन वाले को भी। और इक्विवेलेंट 1D में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा थ्योरी ऑफ फेल्योर यूज करोगे, ट्रेस्कास। फिर जैसे इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लिए, फिर जैसे गुडमैन क्राइटेरिया सोडरबर्ग पहले यूज करते थे वैसे यूज करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले थिन सिलेंडर में इंटरनल प्रेशर आ रहा है, मान लो एक बार के लिए इंटरनल प्रेशर को पी बोल दो, और ये या पी डैश ही बोल रहा हूँ, चलो ठीक है, या पी बोल दो ज़्यादा बेटर है ना, इस इंटरनल प्रेशर को पी बोल दे रहा हूँ, ठीक है, ये ठीक है। और ये इंटरनल प्रेशर पी यहाँ से यहाँ तक फ्लक्चुएट करा, बट एक बार के लिए इसको कांस्टेंट मान के पी के टर्म में हम लोग स्ट्रेस निकालते हैं। तो मेरे को पता है क्या, कभी भी थिन सिलेंडर पे जब भी स्ट्रेस कंडीशन निकालोगे तो इंटरनल प्रेशर पी क्या, तो वहाँ पर एक नॉर्मल स्ट्रेस आता है, नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस जिसको हम लोग हुप स्ट्रेस बोलते हैं,
हुप स्ट्रेस को निकालने का हमेशा फॉर्मूला होगा सर PD अपॉन 2T। वैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा L, दैट इज PD अपॉन 4T। क्लियर। और थर्ड प्रिंसिपल तो क्लियर, साथ में एक रेडियल स्ट्रेस आता है, बट रेडियल स्ट्रेस की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये स्ट्रेस कंडीशन हो गया मेरा ड्यू टू प्रेशर P। ठीक है, कोई शियर नहीं आ रहा है, तो जैसे ये नॉर्मल स्ट्रेस जिस प्लेन पे आ रहा है उसका शियर 0, तो ये एक प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा। वैसे ये दूसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा क्या, और 2D स्ट्रेस कंडीशन है तो थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 की वैल्यू यहाँ 0 है। तो मैं इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल स्ट्रेस को एक बार के लिए प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 बोल देता हूँ, उसको प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2 बोल दे रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है। तो ये स्ट्रेस कंडीशन आ गया P के टर्म में। ठीक है, डायमीटर D दिया है और थिकनेस T दिया हुआ है, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा H, क्या है इसका फॉर्मूला, PD बाई 2T, बट P के टर्म में निकाल रहा हूँ ना। फिर जब यहाँ पर P की जगह P एम्पलीट्यूड पुट कर दोगे तो क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस आ जाएगा, P की जगह P मीन पुट कर दोगे तो क्रिटिकल पॉइंट का मीन स्ट्रेस आ जाएगा, वो एक अलग चीज है। तो P इंटू डायमीटर कितना है सर 1000 डिवाइड बाई 2T, थिकनेस कितना है 10 mm। तो हुप स्ट्रेस का एक्सप्रेशन क्या आएगा सर P के टर्म में, इट विल बी 1000 डिवाइड बाई 20, इट इज कमिंग 50 इंटू P। वैसी ये हुप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इसको मैं प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2 बोला हूँ, इसका फॉर्मूला PD अपॉन 4T। ये हो गया P, D कितना है 1000 डिवाइड बाई 4 इंटू T, इसको निकालोगे तो कितना आ रहा है सर 25P। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इसका आधा है ना, तो 25P। और इन फॉर्मुलेस में P की जगह P एम्पलीट्यूड, P की जगह P मीन, तो क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस आ जाएगा और मीन। और पहले एम्पलीट्यूड स्ट्रेस कंडीशन निकालो, फिर उसको इक्विवेलेंट 1D में कर लेंगे ट्रेस्का थ्योरी फॉलोअर का यूज करके। फिर क्रिटिकल पॉइंट का मीन स्ट्रेस कंडीशन निकाल लेना और उसको इक्विवेलेंट 1D स्ट्रेस में कन्वर्ट कर देंगे थ्योरी ऑफ फेल्योर का यूज करके, और क्वेश्चन में ट्रेस्का बोला हुआ है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो भी क्राइटेरिया बोला है सोडरबर्ग गुडमैन, उससे निकल जाएगा। तो पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ सर, एम्पलीट्यूड स्ट्रेस कंडीशन निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड स्ट्रेस के लिए क्या करो, P की जगह स्मॉल p की जगह P एम्पलीट्यूड पुट कर दो। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को पहले प्रेशर का एम्पलीट्यूड वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, वैसे मीन निकालने के लिए P की जगह P मीन पुट करना पड़ेगा, तो प्रेशर का पहले मीन वैल्यू निकालना पड़ेगा। हाँ सर, तो यहाँ पर जो मेरा प्रेशर P है दैट इज फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम 1 मेगापास्कल टू 3 मेगापास्कल। यस सर, इस प्रेशर की मैथमेटिकली मैक्सिमम वैल्यू 3 है और मिनिमम वैल्यू 1 है। तो यहाँ से प्रेशर का एम्पलीट्यूड निकल जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाई 2, मैक्सिमम 3 माइनस मिनिमम 1 डिवाइड बाई 2, कितना आएगा 3 माइनस 2 1 2 डिवाइड बाई 2 1 मेगा पास्कल। वैसे इस प्रेशर की मीन वैल्यू निकालो, ये क्या होगा सर, मैक्सिमम मैक्सिमम कितना है 3 प्लस मिनिमम 1 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ रहा है सर 2 मेगा पास्कल। ठीक है, तो हमें क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस निकल जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या आएगा, P की जगह P मीन P एम्पलीट्यूड, तो यही लिख दे रहा हूँ मैं, डायग्राम में ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा 2, या पहले अलग से निकालो। ठीक है, ठीक है, सिग्मा 1 का फॉर्मूला क्या है सर 50 इंटू P, और P की जगह क्या पुट करोगे, अलग से लिख दे रहा हूँ, सिग्मा 1 50 इंटू P और P की जगह P एम्पलीट्यूड, तो P एम्पलीट्यूड कितना है सर 1 मेगा पास्कल। यस सर, तो ये कितना आएगा 50 मेगा पास्कल। क्लियर है, तो सिग्मा 1 कितना आ गया 50 मेगा पास्कल। ये प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2 है। हाँ सर, और सिग्मा 2 का फॉर्मूला क्या आया सर, क्या आया 25P, तो 25 इंटू P और P की जगह 1, तो ये 25 इंटू 1 कितना आ रहा है सर 25 मेगा पास्कल। तो ये निकल गया सिग्मा 2 25। और 2D स्ट्रेस कंडीशन है तो जाहिर सी बात है थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस, यहाँ लिख भी देता हूँ, थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 कितना होगा 0। तो अभी भी थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 कितना हो गया 0। ये क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस कंडीशन आ गया। अब इसको इक्विवेलेंट 1D स्ट्रेस कंडीशन में कन्वर्ट करोगे बाय यूजिंग ट्रेस्का's थ्योरी ऑफ फेल्योर। इक्विवेलेंट 1D में मतलब क्या करेंगे, इस पूरे एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन को रिप्लेस कर देंगे 1D टेंसाइल स्ट्रेस कंडीशन से, और उसको रिप्लेस करने के लिए कौन से थ्योरी ऑफ फेल्योर का यूज कर रहे हो, ट्रेस्का's थ्योरी ऑफ फेल्योर। और 1D टेंसाइल स्ट्रेस कंडीशन से जब रिप्लेस करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा इक्विवेलेंट, पर अभी एम्पलीट्यूड स्ट्रेस कंडीशन को रिप्लेस करें तो उसको सिग्मा इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड बोल देंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे, कौन सा थ्योरी ऑफ फेल्योर, क्वेश्चन में बोला है कौन सा थ्योरी ऑफ फेल्योर का यूज करके रिप्लेस करना है, ट्रेस्का's, मतलब ठीक है। और ये ट्रेस्का के हिसाब से इक्विवेलेंट स्ट्रेस निकालने का तरीका क्या होता है, एक्चुअल स्ट्रेस, ट्रेस्का यानी फेल्योर का क्राइटेरिया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लिखोगे और उसको इक्वेट कर दोगे इक्विवेलेंट स्ट्रेस कंडीशन के मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से, तो उससे सिग्मा इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। बस ये एम्पलीट्यूड के स्ट्रेस कंडीशन का इक्विवेलेंट है तो उसको सिग्मा इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड बोल देंगे। तो कैसे निकालोगे सर, एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन का निकालोगे और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इक्विवेलेंट स्ट्रेस कंडीशन का। अच्छा, एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ, टाउ मैक्स निकालने का तरीका क्या होता था, इन तीनों में मैथमेटिकली सिग्मा मैक्स देखो, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 में मैथमेटिकली सिग्मा मैक्स 50 है क्या, माइनस मैथमेटिकली सिग्मा मिनिमम 0 है क्या, डिवाइड बाई 2, सॉरी 15 टू P है मैथमेटिकल सिग्मा मैक्स, 15 टू P माइनस 0 डिवाइड बाई 2।
तो इसके इसका टाउ मैक्स कितना आएगा 25 पी मेगा पास्कल। इस ट्रिक में मैथमेटिकली मैक्सिमम और मिनिमम देखना है। कंफ्यूजन है तो फिर तीनों निकालो, मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, मॉड सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2। तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा दैट विल बी टाउ मैक्स, और वो कितना है 25 पी मेगा पास्कल। तो एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन का टाउ मैक्स कितना है 25 पी। अच्छा, इक्विवेलेंट कंडीशन का टाउ मैक्स क्या होगा? इक्विवेलेंट कंडीशन 1D टेंसाइल स्ट्रेस कंडीशन है क्या? जब भी 1D टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा है तो उसका जो टाउ मैक्स होता है वो 0.5 सिग्मा के बराबर होता है क्या? और अभी वो सिग्मा कितना है? सिग्मा इक्विवेलेंट ए, तो ये क्या होगा 0.5 सिग्मा इक्विवेलेंट ए। यहाँ से इसको अगर इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड स्ट्रेस कंडीशन निकाले तो कितना आ रहा है सर? वो 50 इंटू पी आ रहा है। कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो ये आ गया, मतलब एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन को सिंपल 1D स्ट्रेस कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया, और उसकी वैल्यू एम्पलीट्यूड स्ट्रेस कंडीशन के लिए कितना है 50 पी, यानी ये सिग्मा इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड। सिमिलरली मीन स्ट्रेस कंडीशन पता करेंगे और उसको भी इक्विवेलेंट 1D स्ट्रेस कंडीशन में कन्वर्ट कर देंगे बाय यूजिंग थ्योरी ऑफ फेल्योर। पर उसके लिए पहले मीन स्ट्रेस कंडीशन तो निकाल लो। हाँ सर, अब मीन स्ट्रेस कंडीशन कैसे निकालेंगे? तो अगेन वही प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा 2, बस उसमें जो भी फॉर्मूला है उसमें पी की जगह पी मीन पुट कर दोगे। तो सिग्मा 1 का फॉर्मूला है 50 इंटू पी, 50 इंटू पी, और पी की जगह पी मीन, और प्रेशर का मीन वैल्यू कितना है 2 मेगा पास्कल। तो ये क्या हो जाएगा सर? इंटू 2 कितना आ रहा है सर? 100 मेगा पास्कल। ठीक है, तो सिग्मा 1। ठीक है, वैसे ही ये सिग्मा 2 का फॉर्मूला कितना है 25 पी, और पी की जगह 2 मेगा पास्कल, तो 25 इंटू 2 कितना आ रहा है सर? 50 मेगा पास्कल। सॉरी ये पी को छोड़ दिया, इधर ध्यान देना, यहाँ भी गलती क्या हो। अरे मेरे भाई यहाँ प्रेशर तो ऑलरेडी पुट कर रखे हो ना। टाउ मैक्स मेरा कितना आएगा? ये थोड़ा सा गलती हो गया, मैथमेटिकल मैक्सिमम 50 ही है, मैं गलती से 50 पी बोल दिया था। और पी की वैल्यू तो पुट करके निकाल चुके हैं ना, माइनस मिनिमम 0 है डिवाइड बाई 2। यहाँ टाउ मैक्स 25 मेगा पास्कल का, ये सुधार लेना। टाउ मैक्स 25 मेगा, पी नहीं आएगा, मतलब हर जगह ये एक्स्ट्रा पी लिख दिया हूँ। ठीक है, तो टाउ मैक्स एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन का टाउ मैक्स 25 मेगा पास्कल, इक्विवेलेंट का 0.5 सिग्मा इक्विवेलेंट ए, तो सिग्मा इक्विवेलेंट ए कितना है 50 मेगा पास्कल। यहाँ एक कैलकुलेशन गलती था जब एम्पलीट्यूड स्ट्रेस कंडीशन निकाले थे, और यहाँ मैं टाउ मैक्स में ये सिग्मा 1 को 50 पी पुट कर दिया था, जबकि वो 50 है, पी तो ऑलरेडी 1 मेगा पास्कल पुट कर चुके हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर एम मीन स्ट्रेस कंडीशन का सिग्मा 1 आ गया 100 मेगा पास्कल, पी की वैल्यू 2 पुट कर देगा, सिग्मा 2 आ गया 50 मेगा पास्कल, और थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 कितना है 0। अब अगेन वही, ये जो मेरा मीन स्ट्रेस कंडीशन है इसको इक्विवेलेंट 1D मीन स्ट्रेस कंडीशन से रिप्लेस करोगे क्या? और जो इक्विवेलेंट 1D टेंसाइल स्ट्रेस कंडीशन से रिप्लेस करोगे दैट विल बी सिग्मा इक्विवेलेंट मीन, क्योंकि मीन को रिप्लेस कर रहे हो। और ये रिप्लेसमेंट करने के लिए कौन सा थ्योरी ऑफ फेल्योर का यूज करना है? ट्रेस्कास। और ट्रेस्कास का यूज करना मतलब एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इक्विवेलेंट निकालने का तरीका ये होता है ना, वो क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंट कंडीशन के मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बराबर होना चाहिए। तो पहले उसके लिए एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालोगे, और एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन में अभी इसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने का तरीका क्या है? सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 में मैथमेटिकली सिग्मा मैक्स, देखो मैथमेटिकली सिग्मा मैक्स 100 है क्या, माइनस मैथमेटिकली सिग्मा मिनिमम, मैथमेटिकली सिग्मा मिनिमम 0 है, डिवाइड बाई 2। मैथमेटिकली मतलब साइन का भी ध्यान रखोगे ना, तो ये कितना आएगा 50 मेगा पास्कल। ये एक ट्रिक बताया था मैं क्लास में। बाकी एक तो तरीका है ही टाउ मैक्स निकालने का, क्या निकालो? मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, कॉमा मॉड सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, कॉमा मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, और तीनों में जो सबसे ज्यादा है वो निकालोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन का टाउ मैक्स आ गया 50। इक्विवेलेंट कंडीशन का टाउ मैक्स क्या होगा? तो जब भी 1D टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, अब इक्विवेलेंट कंडीशन में वही तो है ना, तो अगर मान लो 1D टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा आ रहा है तो उसके इसमें टाउ मैक्स 0.5 सिग्मा होता है क्या? हाँ सर, और अभी ये 1D टेंसाइल स्ट्रेस कितना आ रहा है? सिग्मा इक्विवेलेंट मीन, तो ये क्या होगा 0.5 सिग्मा इक्विवेलेंट मीन। यहाँ से सिग्मा इक्विवेलेंट मीन कितना आ रहा है सर? 100 मेगा पास्कल। और जैसे ही ये कर दिया ना, तो इसको एक तरह से ऐसे समराइज कर सकते हो कि क्रिटिकल पॉइंट पे इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड स्ट्रेस कंडीशन आ रहा है कितना? अब इसको सीधा सिग्मा ए भी बोलना चाहो तो बोल सकते हो, कितना? 50 मेगा पास्कल, एंड इक्विवेलेंट मीन स्ट्रेस कंडीशन आ रहा है कितना? 100 मेगा पास्कल। अब क्या निकालना है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है। और ये निकालने के लिए अब 1D में कन्वर्ट कर ले तो बस ये देख लो अब कौन सा क्राइटेरिया बोला है। तो ये निकालने के लिए क्वेश्चन में कौन सा क्राइटेरिया बोला है सर? गुडमैन क्राइटेरिया से पूछा है। ठीक है, तो एफओएस किस क्राइटेरिया से निकालना है सर? गुडमैन। और गुडमैन क्राइटेरिया से क्या होगा? पहले उसका इक्वेशन लिखो डिजाइन का। ठीक है, केवल इंटरसेप्ट भी याद है तो हो जाएगा। गुडमैन क्या बोलता है सर? एक्स एक्सिस यानी सिग्मा मीन वाला एक्सिस ग्राफ बनाएंगे और वाई एक्सिस में सिग्मा एम्पलीट्यूड लेंगे। गुडमैन बोलता है कि एक्स एक्सिस यानी सिग्मा मीन वाले एक्सिस में फेल्योर का क्राइटेरिया अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी एसयूटी होगा, वाई एक्सिस यानी फेल्योर एम्पलीट्यूड वाले एक्सिस में फेल्योर क्राइटेरिया एंड्योरेंस लिमिट होगा, और इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दो तो ये गुडमैन लाइन।
और एक्चुअल डिजाइन गुडमैन लाइन से बनने वाले रीजन के अंदर है तो गुडमैन क्राइटेरिया के हिसाब से सेफ होगा। अब उसका इक्वेशन कैसे लिखोगे, पहले लाइन का इक्वेशन लिखो और यहाँ कौन सा पैटर्न यूज करना, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो एक्स एक्सिस यानी सिग्मा मीन वाला एक्सिस अपॉन इसका एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है सर, एस यू टी, प्लस वाई एक्सिस यानी सिग्मा एम्पलीट्यूड वाला एक्सिस और इसका वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना है, एस ई, दैट इज इक्वल टू 1। ये तो गुडमैन लाइन का इक्वेशन हुआ। बट इसे डिजाइन करो तो क्या करोगे, एस यू टी रिप्लेस कर दोगे एस यू टी और एस ई स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ बाई एफ ओ एस से। एफ ओ एस को अभी एन से डिनोट कर रहा हूँ, तो एस यू टी को एस यू टी अपॉन एन से रिप्लेस कर दो, एस सी को एस सी अपॉन एन, तो एन दोनों तरफ ऊपर आएगा तो कॉमन निकाल के इधर नीचे चला जाएगा क्या, हाँ बस। अब यहाँ पर सिग्मा एम यानी एक तरह से बोल सकते हो सिग्मा इक्विवेलेंट एम, क्योंकि इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया ना, सिग्मा ए यानी सिग्मा इक्विवेलेंट ए। तो सिग्मा इक्विवेलेंट मीन कितना है 100 डिवाइड बाई एस यू टी। एस यू टी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, वो क्वेश्चन में दिया है क्या, हाँ कितना दिया है 400 मेगा पास्कल, चेक कर सकते हो। प्लस सिग्मा इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड कितना है 50 मेगा पास्कल अपॉन एसी, एसी करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट है, वो कितना दिया है सर 200 मेगा पास्कल, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एन। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी गुडमैन क्राइटेरिया के हिसाब से तो आया है, बट इक्विवेलेंट 1D कन्वर्ट करने के लिए ट्रेस्कास थ्योरी ऑफ फेल्योर का यूज किए थे। तो ये एफ आया है ट्रेस्कास थ्योरी ऑफ फेल्योर प्लस गुडमैन क्राइटेरिया से। कितना आ रहा है 100 डिवाइड बाई 400 प्लस 50 डिवाइड बाई 200 देन यूनिवर्स इट इज कमिंग। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आ जा रहा है सर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो गया 2। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज पर ट्रेस्कास थ्योरी ऑफ फेल्योर एंड गुडमैन क्राइटेरिया इज